अन्ना आंदोलन में थे या मैं था। विवेकानंद फाउंडेशन से क्या लेना देना था? आरएसएस की अगर औकात होती तो 100 साल में क्यों ना कर लिया उन्होंने आंदोलन। रामलीला मैदान पे स्टूडियोज बन गए थे। मीडिया के अंदर झिझक थी, लिहाज था, मगर अब मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको दलाल कहा जा रहा है। लेकिन मनमोहन सर का अप्रिशिएशन तो करना पड़ेगा। ये सारे के सारे हथकंडे जो मोदी जी ने सिखाए हैं, हाँ। अब सबने सीख लिए। आप लोगों ने क्या क्या सीखा? हथकंडा मोदी जी से काफी कुछ सीखा। जैसे पंजाब में मीडिया को दबाना पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं आप लोग करवाने वाले हैं, क्या सरकारों का काम है मंदिर के दर्शन करवाना? मुझे लगता है सरकार को क्या होता है कि बैलेंसिंग दिखना भी चाहिए, लेकिन इसी चीज को प्रमोट करना। उमर खालिद के बारे में क्या टिप्पणी आपकी? बिना ट्रायल के तो किसी को भी नहीं कह सकते। डू थिंक मुसलमान होने के कारण ऐसा है? रिसेंटली राघव चड्ढा जाते हैं, चले क्यों जाते हैं लोग आप लोगों के पास? विचारधारा की बात आपने कर ही ली थी और मैं पहले कर रहा था, आपने कहा कि ज़्यादा डीप में मत जाइए। क्या है विचारधारा आप लोगों की? गांधी नहीं, अंबेडकर और भगत। गांधी भी है, क्यों नहीं है गांधी? तो अभी तक कई सालों में लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि, परसेप्शन बड़ा चेंज हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, मगर दिल बड़ा करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है? आदित्यनाथ या अमित शाह? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी? दिल जिसका बड़ा है और सबको पता है किसका बड़ा है। डू यू एवर रिग्रेट कि आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को राज्यसभा भेजा, थोड़े बेहतर लोग, कर्मठ लोग जो पार्टी से जुड़े थे, उनको भेजा जा सकता था? पंजाब जब आप लोगों का टूटा तो कहा गया कि विधायक भी टूटेंगे। विधायक इंटैक्ट लिख के दे सकते हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बेसिक नीयत है वो गंदी है, बहुत गंदे लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पावर प्ले यानी कि सत्ता के खेल के लिए जो रणनीतियां, जो इक्वेशंस अपनाई जाती हैं, उनकी तहों में क्या होता है, ये जानने के लिए कोई राजनेता हमारे साथ हों, ये बहुत शानदार बातचीत होती है। और आज हमारे पास एक ऐसे राजनेता हैं और पावर प्ले के इक्वेशंस में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। तब्दीली ये है कि कोई पार्टी हो जो चुनाव लड़े ना लड़े, उसके 20 सांसद रातों रात हो जाते हैं। कोई पार्टी हो जो चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद राज्यसभा कैंडिडेट्स बनाए, लेकिन रातों रात उसके राज्यसभा कैंडिडेट्स जो हैं वो 10 में से 7 रह जाते हैं। तो बहुत सारे इक्वेशंस पावर के बदल रहे हैं। पावर के उन बदलते इक्वेशंस पे बातचीत होगी। दिल्ली में हम लोग बैठते हैं और दिल्ली राजधानी है देश की, लेकिन सांस लेना मुहाल है। पानी जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है। यहाँ रास्ते पर पानी के टैंकर में से पानी इवेपोरेट हो जाता है। और दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, पहले थी आम आदमी पार्टी की, जो सिस्टम बदलना चाहती थी। 3 बार चुनी गई, 3 बार सरकार चलाई, सिस्टम नहीं बदल पाए। क्या इसके बारे में बात करना भी जायज़ है और ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं दिल्ली के, और ये पानी की जो समस्या हो रही है इसको भी ये देख चुके हैं, वाटर मिनिस्टर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सौरभ जी आपका। थैंक यू। पहला सवाल तो सर यही है कि आंदोलन से निकली हुई है पार्टी की, और जब आंदोलन था और आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके भाषण हम सुनते थे, आंदोलनकारियों के भाषण सुनते थे, वो बात ये थी कि सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम चेंज करना होगा, व्यवस्था परिवर्तन। तो क्या क्या व्यवस्था आप लोग बदल पाए? मुझे लगता है कि जो बड़ी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी ने बदली, हालांकि ये सुनने में काफ़ी अब बोरिंग हो गया है क्योंकि हमने ये बात बहुत जगह कही है, बहुत जगह लोगों ने मानी है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चलने के बाद जो बिल्कुल मूलभूत ज़रूरत थी एक देश को विकसित बनाने के लिए, उनके ऊपर चर्चा शुरू हो गई। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की, हमारी विचारधारा की, कि लोगों ने कहा कि यार शिक्षा में भी काम किया जा सकता है और शिक्षा में काम करेंगे तो लोग उसको सराहते हैं, उसको क्वांटिफाई करके देख पाते हैं। दूसरे राज्य की सरकारों के ऊपर दबाव बनता है कि भाई अगर केजरीवाल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करते। और जब हमने सिर्फ दिल्ली में किया तो हो सकता है कि एक फ्लूक हो सकता है, लोग कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, ये मॉडल नहीं है, ये यहाँ हो गया, राजधानी थी। मगर जब वो पंजाब में हुआ और पंजाब में पूरे देश के जो आंकड़े आते हैं केंद्र सरकार के, उसके अंदर पंजाब ने अच्छा
परफॉर्म करके दिखाया, तो ये बात स्थापित हो रही है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा पे काम करती है। गरीब से गरीब आदमी को मुफ्त इलाज मिल जाए, दवा मिल जाए, टेस्ट हो जाए, सर्जरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट में अगर कोई सड़क पे दुर्घटना हो जाए तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज हो जाए। आपको छोटी बीमारियों के लिए अस्पतालों की लंबी लाइन में लग के आपके पड़ोस में कोई मोहल्ला क्लिनिक बन जाए जहाँ पे छोटी मोटी दवा मिल जाए, टेस्ट हो जाए। तो इस तरीके के मॉडल्स हम लोग विकसित कर पाए जो भारत की व्यवस्था के अंदर कह सकते हैं नए हैं। एक चीज की कमी मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार के अंदर रही, आप लोगों की सरकार जब थी। हमारी की सरकार के अंदर रही, कि हमारे पास केंद्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो जो था शुरू में, एसीबी जो था, एंटी करप्शन ब्रांच जो थी, वो हमसे छीन ली। जो अफसरों के ऊपर कंट्रोल होता है, अब कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई अफसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसका तबादला कर दें। कोई अफसर पब्लिक के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा तो आप उसको शो कॉज नोटिस दे दें। कोई आदमी चोरी चकारी के अंदर पकड़ा जाए तो आप उसको सस्पेंड कर दें। ये जो बिल्कुल बेसिक जो राइट्स होती हैं, जो एक बेसिक ज़रूरत है किसी भी संस्था को चलाने के लिए, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमसे सेंट्रल ने ज़बरदस्ती छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ने दी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में आपको ही मिलनी चाहिए, आपको दे रहे हैं, मगर केंद्र ने छीन ली। उसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ व्यवस्था के अंदर जो बड़े परिवर्तन होने चाहिए थे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, इन तो वो मुझे लगता है थोड़ी कमियां रही हैं। और उसके अलावा जो लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इसके अंदर ऐसा लगता है मुझे कि अच्छा काम हुआ। सर, अगर काम अच्छा हुआ और व्यवस्था परिवर्तन की जब बात होती है तो उसके पीछे अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है ना कि सत्ता पे फिर कोई भी बैठे, व्यवस्था अगर दुरुस्त रहती है तो वो ठीक से काम करेगी लोगों के लिए। बिल्कुल। भाई प्राइवेट स्कूल्स की फीस की मनमानी जो है वो हमने इस साल भी देखा, इससे पिछले साल भी देखा। हमने वो समय भी देखा था जब प्राइवेट स्कूल्स फीस वापस भी कर रहे थे। बिल्कुल। पानी की दिक्कत जो हम आज देख रहे हैं, ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में पानी की दिक्कत नहीं थी। आप खुद जल मंत्री रहे, 200, 250, 300 गैलन पर डे जो है, जो आपको चाहिए, दिल्ली की जो डिमांड है वो हमेशा से कम रही। इस बार कुछ ज़्यादा विभत्स दिख रही है, वो हीट वेव भी था, कारण भी था। तो सिस्टम अगर डेवलप हो जाता तो शायद ये दिक्कतें नहीं आती। आपने हेल्थ की जैसे बात की, तो स्कैम तो दिख रहे हैं। मोटे तौर पे तो अगर कोई सरकार एक अच्छी व्यवस्था बना के जाए तो दूसरी सरकार किसी की भी पार्टी की आए, जनरली वो व्यवस्थाएं नहीं तोड़ी जाती। जो प्रधानमंत्री जी ने वादा भी किया था दिल्ली चुनाव से पहले कि कोई भी जो कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो सरकार दे रही है उसको बंद नहीं किया जाएगा। मगर जैसे ही आए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने शुरू कर दिए। जैसे आपने अभी हेल्थ का ही उदाहरण दिया स्कैम का, हमारे समय में एक व्यवस्था थी कि भाई आप छोटी मोटे सामान, इमरजेंसी के सामान अस्पताल में ही खरीद लीजिए। तो जो चादर थी वो अस्पताल का जो एमएस था वो खुद खरीद लेता था कि कितनी चादर की जरूरत है उतनी चादर खरीद ली जाती थी। मगर आते ही इन्होंने व्यवस्था बदल के नए रूल लागू किए, आते ही, कि भाई कोई भी चीज़ खरीदनी है, आपको इंजेक्शन खरीदना है, एक्सरे मशीन खरीदनी है, दवाई खरीदनी है, चादर खरीदनी है, सब कुछ सरकार सेंट्रली प्रोक्योर करेगी। ऑर्डर निकाला गया और फिर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के अंदर 650 करोड़ रुपए का गड़बड़ कर दिया गया। 150 रुपए वाली चादर 450 रुपए में खरीदी गई। 10 लाख रुपए वाली पोर्टेबल एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। जो 2.5 रुपए का ORS का पैकेट आता है वो 15 रुपए के अंदर खरीदा गया। तो ये चीजें इन्होंने की और अब आप पूरी व्यवस्था बदल देंगे, नए नियम ले आएंगे तो उसमें रोका नहीं जा सकता। हमारा ये मानना था कि कोई भी सरकार अच्छी चलती हुई चीज़ों को, अच्छी चलती हुई व्यवस्थाओं को बदलती नहीं है, मगर क्योंकि एक अलग तरीके की सरकार है, प्राइवेट स्कूलों की जहां फीस वापस कराई गई कि भाई आपने बढ़ी हुई फीस ली, आप वापस कीजिए, और लोगों को चेक मिले स्कूलों द्वारा। जिनके बच्चे पास होके कॉलेज में पहुंच गए थे उनके घर में चेक आए कि भाई ये लीजिए आपके 17,000 रुपए वापस कर रहा है स्कूल। आपने आते ही एक ऐसी व्यवस्था की कि आपने कानूनी न्यायालय आए आप स्कूलों के ऊपर। वो क्या था? बीजेपी की गवर्नमेंट जैसे ही आई उन्होंने कहा कि साहब हम एक नया कानून ला रहे हैं जिससे फीस जो है बढ़ाने से पहले पेरेंट्स से पूछा जाएगा, और हमने तभी कहा ये कोई कानून नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं।
उससे कुछ नहीं हुआ। इनका कानून आ गया, उसके बावजूद जब 2025 के अंदर ये आए, 1 अप्रैल 2025 को स्कूल खुले, लगभग 80% स्कूलों ने, हो सकता है ज्यादा भी हो, किसी ने 20% बढ़ाई, किसी ने 50% बढ़ाई फीस। उसके बाद दोबारा सेशन शुरू हुआ, अभी अप्रैल 1 2026 फिर से बढ़ाई। तो इनका कानून भी बन गया और स्कूलों ने फीस भी बढ़ा ली। तो व्यवस्थाएं जो बनी उनको तोड़ा गया, तोड़ना नहीं चाहिए था। तो हमें तो इस चीज की काफी दिक्कत है। व्यवस्थाओं के बदलाव के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। हमेशा से ये कहा जाता रहा कि राजनीति जो है हमारे लिए करियर ऑप्शन नहीं है, करियर विकल्प नहीं है। हम तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आए हैं। वो व्यवस्थाएं अब टूट रही हैं। 3 बार आप लोगों ने सरकार चलाई, उसके बाद तो फिर वो आंदोलन वाले जो लोग थे वो आंदोलन करने क्यों नहीं उतरते? भाई, जिस चीज़ को आपने पैदा किया, जिस चीज़ के लिए आप लड़ते रहे, वही चीज़ जब टूटती है तो दुख होना चाहिए। वो दुख तो नहीं दिखता सड़कों पे। मुझे लगता है कि कुछ समय में वो भी दिखने लगेगा। पिछले 12 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, लगभग सभी संस्थानों में इस तरीके का कब्जा है, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके का कब्जा है कि देश के अंदर लोग अब डरने लगे। लोग इस व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में लिखने में डरते हैं, पब्लिकली बोलने में डरते हैं, कैमरा पे बोलने में तो बिल्कुल डरते हैं। तो मुझे लगता है कि एक थ्रेशोल्ड जो था, जो समाज का अव्यवस्था के प्रति थ्रेशोल्ड था, पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पहुंच गया। लोग अब सहने लगे हैं बहुत ज्यादा। आज हम लोग सड़कों पे उतर जाएं उससे बात नहीं बनेगी। लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, अब इनके पास सरकार नहीं है इसलिए सड़क पे आ गए। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र की, जनता ही होती है। अब आप ये कह रहे हैं कि लोग सड़कों पे उतरे, उसके बाद आप उतरेंगे, क्योंकि आपके उतरने से फायदा नहीं होगा। हमारे उतरने से उसको राजनीति, देखिए जब हम अन्ना के जमाने में आए तब एक गैर राजनीतिक दल थे, पब्लिक ही थे हम लोग। मतलब जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई और जो था, कोई और कुछ था, तो सब लोग समाज के लोग थे जो सड़क पे उतरे और उनके साथ समाज के बहुत सारे लोग जुड़े। अब अगर हम लोग उतरते हैं तो उसके अंदर राजनीति की बू आएगी। हमारा ये मानना है कि जब पब्लिक को लगेगा कि भाई अब तो अति हो गई, तो पब्लिक खुद सड़कों पे उतरेगी और हम भी साथ उतरेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई गुरेज नहीं। हम तो वैसे भी धरने प्रदर्शन करते रहते हैं राजनीतिक तौर पे। आज भी हमारा जो है एक धरना था LNJP हॉस्पिटल में, यही जो 650 करोड़ का घोटाला हुआ है इसके खिलाफ, और करते रहते हैं। झुग्गियां टूटी तो हमने जंतर मंतर पे किया। कल बाय द वे, कल ये जो ओजोन के अंदर ये जो तोड़फोड़ हो रही है, इसके प्रति जो है एक बहुत बड़ी हमारी जो है एक जनसभा कल बदरपुर में थी। कल शाम को मैं वहीं पे था, हमारे कई विधायक वहाँ पे थे, पार्षद वहाँ पे थे। तो ये सब है, मगर वो पॉलिटिकल है। उसके अंदर पॉलिटिकल मीटिंग्स के अंदर पॉलिटिकल लोग ही ज़्यादातर आते हैं, जुड़ते हैं, बात सुनते हैं, चले जाते हैं। मगर अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन बड़ा करना है तो जो सामान्य आदमी है उसको जो है सड़क पर उतरना पड़ेगा। जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग सामान्य हैं। इसके अंदर हम कई बार पूछते रहते हैं, से जुड़े हुए भी रहे, चाहे अभिजीत दीप के हों, चाहे रांका हों। बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी से पहले जुड़े रहे, मगर जो लोग वहां पे आ रहे हैं, जो अब उनकी टीम धीरे धीरे बनी है, उसके अंदर मैंने कई लोगों से पूछवाया। इनफैक्ट मैं बहुत इंस्टाग्राम वगैरह पे जो उनकी रील्स आती हैं अलग अलग क्रिएटर्स की, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स की, मैं देखता हूं। मेरा ये मानना है अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद इस तरीके के मिडिल क्लास का प्रोटेस्ट, इतना ऑर्गेनिक कंटेंट, एक कंटेंट के लिहाज से, क्योंकि देखिए मैं वहां जा तो रहा नहीं हूं जो मैं वहां पे न समझ सकूं, मगर जब आप कोई एक वीडियो देखते हैं, वहां का कंटेंट देखते हैं, तो उस कंटेंट को देख के लगता है कि ऑर्गेनिक है। ये जो बच्ची वहां पे बोल रही है, ये जो लड़का वहां पे बोल रहा है, अटपटे से अटपटे सवालों का जो वो जवाब दे रहा है, वो बड़ा रॉ जवाब है। वो जवाब नहीं है जो मैं स्टूडियो में दूंगा या आपके इस कैमरे पे मैं दे रहा हूँ या हमारा कोई प्रवक्ता देगा। वो जवाब सुन के आपको लग रहा है कि ये कोई बिल्कुल
न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल बच्चा अपने घर से आके यहाँ पे बैठा है और उसने अपनी बात कही है। तो मुझे लग रहा है इस तरीके के जो आंदोलन होंगे, नॉन पॉलिटिकल, नॉन वायलेंट और मतलब शुद्ध, अपने अपने आप में जो शुद्ध, स्वतः स्फूर्त जैसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, ऑर्गेनिक शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर इसके लिए, उनसे फर्क पड़ेगा और उनसे लोग जुड़ेंगे भी। और ये जो जनरेशन है इसने आंदोलन देखे भी नहीं है हमारे यहाँ, मतलब कि हमने भी नहीं देखा था। हम जब बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो हमें बताया गया था कि एक वो उस वक्त मंडल कमीशन का काफी जो है झगड़ा चलता था, लोग सड़कों पे उतरते थे। उसके बाद फिर हमने अन्ना हजारे वाला आंदोलन के बारे में सुना, जो बड़ा आंदोलन था जिसमें बिल्कुल आम लोग जुड़े थे। उसके बाद ये आंदोलन मैं देखता हूँ, हालांकि इसका जो साइज है वैसा नहीं है। क्यों नहीं है सर? अच्छा, आप आंदोलन में, अन्ना आंदोलन में थे आप? मैं था। विवेकानंद फाउंडेशन से क्या लेना देना था अन्ना आंदोलन? किस चीज का? विवेकानंद फाउंडेशन से क्या लेना देना था? मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेना देना था। देखिए, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ जिसके अंदर लोग कहते हैं कि साहब अन्ना हजारे आंदोलन तो आरएसएस का था। आप एक बात बताइए, आरएसएस ने आंदोलन कराया हमारा, क्या आरएसएस हमें पार्टी बनाने देता? अगर आरएसएस फायर भी तो हो जाते हैं सर, बुलेट्स मिसफायरिंग भी तो हो जाती है। नहीं तो आरएसएस क्या करता था उसके साथ? कुछ बताए ना कि आरएसएस खाना देता था हमें, आरएसएस हमें पैसा देता था, आरएसएस अपने लोग देता था। करता क्या था आरएसएस? और मैं तो दिल्ली के अंदर पला बड़ा, मतलब मेरी पूरी उम्र दिल्ली में ही निकली है। मैं तो इतना भी कहता हूं कि आरएसएस को दिल्ली के अंदर ओवर एस्टिमेट किया जाता है। आरएसएस नहीं है दिल्ली में, आप जाके देखिए, आरएसएस की दुर्दशा है दिल्ली में। अच्छा, हाँ, शाखाएं तो लगती कहाँ, कितनी शाखाएं लगती हैं? गिनती की शाखाएं हैं, गिनती के लोग हैं। कहीं पे 2 लोग होते हैं, कहीं पे 4 लोग होते हैं। शाखाओं का बहुत बुरा हाल है। इमारत दिल्ली के अंदर अब इतनी बड़ी बन रही है। वो इमारत तो पैसे से बन रही है, और पैसा पता नहीं पैसा कहाँ से आया, उस पर हम लोग करेंगे। पैसा कहाँ से आ रहा है उस पर तो हम जाने नहीं चाहते। नहीं, हम तो जाएंगे अभी। हमें क्या पता है, तो सरकार का काम है ढूंढना। अब सरकार कहेगी आप सबूत दो। भाई, हमारे पास क्या कोई एजेंसी है? हम क्या तुम लोगों के फोन टैप कर रहे हैं? हम क्या करें? या हमारे पास आपकी बैंक अकाउंट्स की एक्सेस है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी वो आलोक जी कह रहे हैं कि जी अपोजिशन पार्टी के नेता जो है हमें सबूत दें। अरे, पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे पास, इन लोगों के बैंक अकाउंट्स तुम्हारे पास, इनके बैंक अकाउंट्स की एक्सेस तुम्हारे पास, किसने जमीन कहां खरीदी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तुम्हारे पास। तुम वो एक्सेस हमें दे दो, मुझे दे दें आलोक कुमार जी। 1 हफ्ते की एक्सेस दे दें मुझे, मैं निकाल के दे दूंगा किसने क्या करा है। बड़ा आसान है। आप सीसीटीवी की एक्सेस दे दो हमें, पिछले 1 साल की राम मंदिर की सीसीटीवी की एक्सेस दे दो आप। हम 1 हफ्ते के अंदर जो ये पिछले 1 महीने में ढूंढ पे उससे ज्यादा ढूंढ के दे देंगे। मगर आप ये कहो कि हम अंतर्यामी हैं, हम ध्यान लगा के बैठे और कहें कि ऐसे तो नहीं हो सकता। एक्सेस सारा आपके पास, एजेंसी सारी आपके पास, और अपोजिशन को कहते हैं आप कोर्ट चले जाओ, आप जो है मुकदमा कर दो। अरे मुकदमा कैसे कर दे? इन्वेस्टिगेशन भी तो होगी। सारी ओनर्स विपक्षी पार्टियों के सब कुछ हमारे पास ही है। चलिए सर, इस पे हम लोग आगे आएंगे। आप वो, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है आरएसएस वाला। तो आरएसएस का कुछ नहीं था। मैं उस वक्त कोई कोर कमेटी में नहीं था। मैं उस वक्त नौकरी करता था गुड़गांव की एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, ठीक है। और मैं वहां से अन्ना हजारे के आंदोलन में आता था। बहुत बार तो मेट्रो से आता था। मेट्रो से जब यहाँ आना होता था तो मैं कार नहीं ले जाता था, मैं बोलता था भाई मेट्रो से जाऊंगा, क्योंकि वहां से हमारी हुडा सिटी सेंटर से सीधी ट्रेन आती है, येलो लाइन। अच्छा, गुड़गांव रहते थे आप? नहीं, गुड़गांव में जॉब करता था मैं। रहता तो मैं दिल्ली में ही था हमेशा से। तो जब अन्ना हजारे के आंदोलन में जाना होता था शाम को, तो मैं गाड़ी से नहीं जाता था, मैं मेट्रो से जाता था। और वहां से हुडा सिटी सेंटर से येलो लाइन लेके सीधा ही उतरते थे हम रामलीला मैदान पे। टीम को भी लाता था मैं अपनी। अच्छा, टीम मेंबर्स भी आते थे मेरे साथ। आ जाते थे इंजीनियर्स? आ जाते थे। मैं उनका वो था, मैं उनका स्क्रम मैनेजर था ना। मैं मैनेजर था उनका। मैनेजर ही जा रहा है तो फिर अपने बंदे भी जाते थे। लेकिन मनमोहन सरकार की का अप्रिशिएशन तो करना पड़ेगा कि इंजीनियर्स भी कर पाते थे, हिम्मत थी। देखिए, ये तो था कि ये सारे के सारे हथकंडे जो मोदी जी ने सिखाए हैं,
वो उन्होंने नहीं सीखे थे, मगर अब सबने सीख लिए। अब किसी की आप भी लोगों ने सरकार भी? आएगी, अब किसी की भी सरकार आएगी, वो इनसे एक ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। आप लोगों ने क्या क्या सीखा हथकंडा? हमने तो जो मोदी जी से काफी कुछ सीखा। जैसे पंजाब में मीडिया को दबाना। नहीं, और भी बहुत कुछ सीखा हमने मोदी जी से। चलिए, एक तो मैंने बताया, उस पर राय दे दीजिएगा, हाँ। बाकी क्या तो सीखा? आरएसएस का जो है, हम्म, आरएसएस तो मैं एक नॉर्मल उसकी तरह जाता था कोई कोर टीम में, मगर मैं नहीं मानता कि आरएसएस का कोई भी लेना देना उसमें था, उतना था। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सीजेपी का प्रोटेस्ट है, हम अपोजिशन पार्टी हैं, हम क्यों नहीं मदद करेंगे, हमें करनी भी चाहिए। भाई अगर मैं जहां रहता हूं, ग्रेटर कैलाश के अंदर मेरी विधानसभा है, वहां पे एक अस्पताल बन रहा है प्राइवेट, सारी आरडब्ल्यूएस ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की कह रही है वो नहीं बनना चाहिए। मैं भी जब तक एमएलए रहा वो नहीं बना वहां पे। अब मेदांता और डीएलएफ वहां पे 400 बेड का अस्पताल बना रहे हैं ग्रेटर कैलाश के बीचों बीच। तो अगर वहां पे आरडब्ल्यू धरना करेंगे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो गया, और मैंने सरकार के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला भी। क्यों नहीं बोलूंगा भाई? अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा पब्लिक के साथ? अपोजिशन इसलिए तो होती है। तो उस वक्त जब एक आंदोलन खड़ा हुआ तो उसके अंदर कांग्रेस के अगेंस्ट जो भी राजनीतिक दल थे सभी आते थे वहां पे। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा आते थे क्योंकि इनके स्टेक्स ज्यादा थे। इनको लगता था कि भाई अगर इस सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। लेफ्ट के लोग भी आते थे वहां पे, कई सारे लोग आते थे। और आज भी अगर आप देखिए सीजेपी का जो आंदोलन खड़ा हुआ है वहां पे क्यों नहीं जा रहे? अपोजिशन पार्टी के लोग जा रहे हैं ना। वृंदा करात गई, वो क्या नाम है उनका, टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा गई, संजय सिंह गए, संजय सिंह जी गए, संजय सिंह जी परसों गए, और कई लोग गए, लेफ्ट के कई सारे लोग गए हैं। और एक तो कल कांग्रेस के जो है सांसद भी आए थे। तो क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई, सरकार के खिलाफ। अब किसानों ने आंदोलन किया था, अब किसानों के आंदोलन में हम गए, हमने तो वाईफाई भी लगाई वहां पे, हमने तो टॉयलेट की व्यवस्था भी करी। आप लोग केवल शाहीन बाग आंदोलन में नहीं गए थे? हमने वहां पे, मैं शाहीन बाग पे भी आऊंगा, हम लोगों ने वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था की। बीच बीच में मौका मिलता था तो कभी केले बंटवा देते थे, कभी कुछ छोटा मोटा बकवा देते थे, क्योंकि खाने पीने की कमी नहीं थी। पंजाब के लोग खुद ही खिला रहे थे, अपना ही बहुत था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा मोटा कभी शुरू में हमने सोचा कि केले वेले भी बांटे हमने। तो अब कोई ये कहे कि साहब किसान आंदोलन तो जो आम आदमी पार्टी ने कराया, कुछ साल बाद अगर कहने लगे तो बेवकूफी है। अच्छा, एक चीज बताएं सर, आरएसएस की अगर औकात होती इतना बड़ा आंदोलन करने की तो 100 साल में क्यों ना कर लिया उन्होंने आंदोलन? अच्छा, ऐसा कहा जा सकता है क्या कि अरविंद केजरीवाल जैसे ब्यूरोक्रेट, अन्ना हजारे जैसा एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक लेगेसी तो अन्ना हजारे के पीछे थी ही कि उन्होंने कुछ कुछ समाज सुधार का काम किया हुआ था। ये दो चीजें दिख गई। कैग विनोद रॉय की जो भूमिका थी इत्तेफाकन आ गई उस वक्त, इत्तेफाकन आ गई। उसका जब आपको फेसेस मिल जाते हैं, प्लेयर्स मिल जाते हैं, तो आपको लगता है अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी वो प्लेयर्स ना दिख रहे हो, हाँ जी, अभी वो प्लेयर्स ना दिख रहे हो इसलिए आरएसएस ना कर रही हो, उस वक्त प्लेयर्स दिख गए हो। नहीं, अभी आरएसएस की सरकार है ना, वो क्यों करेगी? मैं कह रहा हूं कि पिछले 100 सालों में क्यों नहीं आरएसएस ने आंदोलन कर दिया? अगर आरएसएस इतनी बड़ी मूवमेंट जो हुआ था उसमें तो आरएसएस की भूमिका थी सर, भूमिका ही थी, भूमिका थी। मगर ऐसा नहीं था कि आरएसएस ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया हो। और जब थी तो वो दिखती थी साफ। भूमिका की बात हम इसमें, आप कह रहे हैं भूमिका नहीं थी। मुझे लगता है इतनी भूमिका होगी जितनी कि कोई अपोजिशन पार्टियां जाती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, मन में चाहती हैं कि भाई अच्छा ही आंदोलन बड़ा और इस सरकार को नुकसान हो। एक चीज़ समझाइए, मैं 2011 में इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला लिया था, और उस वक्त तो मैं 11वीं 12वीं का स्टूडेंट था। 12वीं का स्टूडेंट जब अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन आया था, रामलीला मैदान पे स्टूडियोज बन गए थे टीवी चैनल्स के, रात दिन प्रसारण मिलता था। क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मीडिया के ऊपर सरकार का कंट्रोल इतना नहीं था जितना आज है। उस वक्त मीडिया के अंदर स्वायत्त आवाजें थी, और मीडिया के अंदर शर्म थी, मीडिया के अंदर झिझक थी, लिहाज था कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो उसके बारे में अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोग हमें दलाल कहेंगे। मगर अब मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको दलाल कहा जा रहा है, या उनके स्टूडियो में ही आके जो है उनके बड़े बड़े एंकर्स की बेइज्जती करी जा रही है, वो ऐसे झाड़ देते हैं उस बेइज्जती को, उन्हें फर्क ही पड़ना बंद हो गया। वो राजनेताओं से भी ज्यादा बेशर्म हो गए।
राजनेताओं से भी ज्यादा। हाँ, कहा जाता है ना कि राजनेता जो मोटी चमड़ी के होते हैं, हाँ। उन्हें शर्म वरम नहीं आती है, उनको दिक्कत नहीं होती। मगर मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जो करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, ये और भी बड़े बेशर्म हो गए। तो अब तो खुल के अब चलाते ही नहीं है। सीजेपी का आंदोलन देखिए चल रहा है, सोनम वांगचुक शायद 8वां दिन है उनके आज जी, भूख हड़ताल का, हंगर स्ट्राइक का। उनका 7-8 किलो शायद वजन कम हो गया है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कहीं किसी टीवी चैनल पे नहीं चल रहा है। और देखिए कांग्रेस की भी बेवकूफ़ी है, मैं तो कहूँगा कांग्रेस को ऐसे वक्त में जो है इस तरीके के आंदोलनों की मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं करनी चाहिए? हम तो कर रहे हैं। कैसे? भाई हमारा जो स्टूडेंट विंग है वो पहले दिन से वहाँ पे खाने की पीने की कुछ कुछ मदद करता है। हमारे बीच बीच में कुछ विधायक पार्षद भी बीच बीच में मदद करते हैं। कभी कभी एक आध पार्षद विधायक चला भी जाता है। कांग्रेस के सांसद भी गए। हमने कल कांग्रेस के एक सांसद, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल कांग्रेस के महाराष्ट्र के एक सांसद वहां पे गए। ये एक अच्छा कदम। सर एक चीज ना, जब मतलब कांग्रेस का नाम आ रहा है, पॉलिटिकल अपोजिशन, क्योंकि अभी यूनिफिकेशन की बहुत सारी बातचीत चल रही है, तो उस क्रम में मुझे लगता है सवाल बनता है, नीट पेपर लीक, युवाओं का मुद्दा, इस सब पे कांग्रेस के जो फ्रंटल्स हैं जैसे आईवाईसी और एनएसयूआई, अलग अलग राज्यों में इनका प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं। बहुत अच्छी बात है, इनको करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने प्रदर्शन किया जब नीट का हुआ, मगर क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको लोग जानते नहीं हैं तो उसकी मीडिया कवरेज कम होती है। जैसे जब ये नीट का हुआ, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग एसएप ने नीट के मुख्यालय, एनटीए के मुख्यालय पे भी प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। रात को 8 बजे पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, उनको बंद किया गया। पंजाब में भी प्रदर्शन हुई, मगर बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर वो सब नहीं आया है। कांग्रेस का थोड़ा सिस्टम बड़ा है तो उनका जो है थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे उन लोगों ने पुश किया है। मीडिया मैनेजमेंट तो आप लोगों का भी अच्छा है। हमारा अच्छा है, बट कांग्रेस का हमसे बेहतर है। कांग्रेस बड़ी पार्टी, कांग्रेस की 4-5 राज्यों में सरकार है, उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, सरकारों से मीडिया मैनेजमेंट का सीधा संबंध है? मुझे लगता है कि सरकार अगर आपकी होती है तो उससे फर्क तो पड़ता ही है। क्या फर्क पड़ता है सर? कैसे कैसे? भाई देखिए, आपकी एक सरकार है, उसके अंदर जो भी मीडिया के चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनको रेगुलर एड्स जाती हैं, सारे अखबारों को जाती हैं, सारे टीवी चैनल्स को जाती हैं। उससे एक थोड़ी सी तो शर्म जो है वो रहती है। 2 तरीके हैं, एक दूसरा जो है वो ईडी सीबीआई है, उससे अगर आप ऐड नहीं भी दोगे तो भी आपका जो है आप डंडा चला सकते हो, और अगर आपके पास ऐड देने के लिए भी है, ईडी सीबीआई भी है, तो फिर बल्ले बल्ले ही है। आपने जो बात बताई, थोड़ी सी तो शर्म रहती है। अगर मैं इसे ऐसे डिकोड करूं कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, 22-23 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में, तो ये तो सबसे ज्यादा सरकारी पैसा दे सकते हैं। तो आप दिल्ली का कोई भी अखबार आप खोल लो, कोई भी अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स ले लो, जागरण ले लो, कोई भी ले लो, तो शर्म तो रखनी पड़ेगी फिर तो आप देखो ना, रोज अखबार के अंदर कम से कम 2 राज्यों के ऐड छपे होते हैं, कम से कम, और फुल पेज ऐड छपते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में कुछ हो तो यहाँ छपेगा, हरियाणा में कुछ हो तो यहाँ फुल पेज ऐड छपेगा, वहां कहीं जाके क्या क्या कहते हैं इनका, उड़ीसा में कुछ हो तो यहाँ फुल पेज ऐड छपेगा पहले पन्ने पे, ठीक है। और सेंटर के तो छपेंगे ही छपेंगे, दिल्ली के भी छपेंगे। तो तभी तो दिल्ली के अखबारों पे आप देखिए ना कितना दबाव है। और या इसको लालच कह सकते हैं आप, कि आप देखिए सरकार अपने हिसाब से खबर छपाती है। अब ये 650 करोड़ का जो स्कैम है वो दिल्ली के मुख्य जो अंग्रेजी के अखबार हैं उनके अंदर ना के बराबर छपा है। वो स्कैम की खबर जो है ना के बराबर, मतलब एक आध दिन किसी ने छाप दी फॉर्मेलिटी के लिए। मैं तो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया को रोज टैग कर रहा हूँ कि भाई छापो छापो छापो। आज मैंने विनीत जैन साहब को भी टैग किया कि भैया क्या हो गया तुम्हारे अखबार को। 650 करोड़ का स्कैम, मुझे लगता है दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हुआ। हम पे तो आरोप 100 करोड़ का लगा था, उसमें भी डिस्चार्ज हो गए सब लोग। 2 साल तक लगातार छापा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो आधे पेज का छापा था। अब 650 करोड़ का स्कैम है और आरोप हमारा नहीं है, एसीबी ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कर दी है। उसका मुख्य आरोपी, मुख्य मास्टरमाइंड देश छोड़ के भाग गया जर्मनी।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा ही नहीं, खबर ही नहीं छापी। तो क्योंकि भाई बहुत सारे कारण है, या तो दबाव है, या लालच है, या कुछ और कारण है, तो वो बताएं क्या कारण है। तो फर्क तो पड़ता है इन चीजों से। अच्छा, आपकी जब सरकार थी दिल्ली में तब रिसोर्सेज भी रहे होंगे, ऐड भी जाता होगा, और जाता ही था। पंजाब सरकार की ऐड मैं दिल्ली के अखबारों में भी देख ही लेता हूँ, अब भी देख लेता हूँ। तो जब आप ऐड का पैसा देते थे तो क्या डायरेक्शंस रहते थे अखबारों के लिए? भैया इतना ही रहता कि हमारी खबर छाप दे करो। अगर बुरी आप मत छापो हैं, बुरी मत छापो। बुरी तो छापते ही हैं, हमारे रोकने से कहाँ रोकी है। अगर रोक सकते तो क्या 2 साल तक लगातार एक्साइज अखबारों में छपता, पूरे में छपा, रोज छपा, और अरविंद केजरीवाल का नाम लेके छपा। आप देखिए ना, छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक चीजें होती हैं, आप समझ पाएंगे, मगर जो जनरल रीडर है ना अखबार का, वो नहीं समझता। कहीं पे रोड खराब है तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेगा अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, या आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। बीजेपी के शासन में अगर रोड खराब है तो लिखेगा पीडब्ल्यूडी, और कोर्ट भी डालेगा पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल का, कि बहुत सारे लोग ये पता ही ना चल पाए कि एक्चुअली दोषी कौन है। तो ये थोड़े थोड़े सटल चीजें हैं। कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई तो फोटो लगाएंगे अरविंद केजरीवाल की, कि आप सीधा समझो ही इज द वन हु इज अकाउंटेबल। यहां पे 650 करोड़ का स्कैम भी हो गया, आप खबर ही मत छापो। बहुत दबाव में छापनी भी पड़ जाएगी तो किसी अफसर के ऊपर डाल दो, अफसर की फोटो छाप दो इतनी बड़ी, अस्पताल के पता पड़े सीएमओ की फोटो, सीएमओ अखबार के अंदर जो है सीएमओ का बयान छाप दिया, ये छाप दिया। तो इस तरीके की जो सटल तरीके हैं, उससे पब्लिक परसेप्शन को बिगाड़ते हैं अखबार, बनाते भी हैं अखबार, टीवी चैनल्स भी करते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं करने की कोशिश की? आपका ये कहना? हमारे पास पावर ही नहीं है सर। जब थी हमारे पास पंजाब में, जैसे पंजाब में अभी आप लोगों के पास पावर है, और ये आरोप लगते हैं, रहता है, आरोप खूब लगते हैं कि भाई दबाने की कोशिश खूब होती है। आरोप लग रहे हैं मगर छपता तो खूब है। वो तो आरोप तो जो है वो अकाली है, कांग्रेस है, वो लगाते ही रहते हैं। नहीं, मीडिया वाले, जर्नलिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट का ये कहना है कि बंदिश है, दबिश है हमारे ऊपर। मुझे लगता है खूब छप रहा है पंजाब में, जिसको जब छापना होता है छाप ही लेता है। आप देखिए, अखबार निकाल के देखिए, दबिश नहीं है जर्नलिस्ट के ऊपर, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगता कोई दबिश है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक्स, अगर आप लोगों के पेजेस से, आप लोगों के हैंडल से चीज़ें उठाई गई तो कॉपीराइट स्ट्राइक जाता है डिजिटल जर्नलिस्ट के ऊपर। इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, वो तो आपको उसी विभाग से पूछना पड़ेगा क्यों जाता है। मगर बदमाशी भी करते हैं वहाँ पे लोग, खूब बदमाशी चलती है वहाँ पे। अच्छा सर, पंजाब पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा, उसका कारण है मेरे पास। आम आदमी पार्टी दिल्ली के आप अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली का फेसबुक पेज मैं देख रहा था, और लगातार पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं के वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं। कुछ घोषणाएं बड़ी शानदार मुझे लगी, जैसे अमृतसर में लवकुश मंदिर आप लोग बनवाने वाले हैं, तीर्थ यात्राएं आप लोग करवाने वाले हैं, खाटू श्याम, सालासर बालाजी, हरिद्वार, ऋषिकेश की। क्या लगता है आपको, इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? मतलब क्या जगह है इन सब चीज़ों की? दिल्ली में हमने जब सरकार चलाई तो जो तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम था वो दिल्ली से ही हमने शुरू किया, और मुझे लगता है कि कुछ लाख लोग उस तीर्थ यात्रा के अंदर गए, और अच्छा फीडबैक था, लोगों को अच्छा महसूस होता है। सरकार का बहुत पैसा खर्च नहीं होता है, ऐसा लगता है बहुत खर्चा हो रहा है, और सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद यहीं से जो वो स्कीम थी उसको देख के पंजाब के अंदर भी ये शुरू किया गया है, और अभी तक जो पंजाब में चल रहा था वो इंटरनली था। ज़्यादातर मुझे लग रहा है अमृतसर गोल्डन टेम्पल ही जाते थे लोग, तो वहाँ पे कुछ लोगों की डिमांड थी कि आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी के लिए, तो वहाँ पे वो शुरू किया गया है, और मुझे लगता है कि सरकारें करती हैं। एज अ वोक सिटीजन, आप इंजीनियर रहे हुए हैं, उस लिहाज से आप बताएं, राजनीति में, सियासत में क्या सरकारों का काम है मंदिर के दर्शन करवाना? असल में क्या हुआ कि इसके अंदर ना 2 तरीके की व्यूज हैं। हम लोगों से पहले जी। जो सरकारें थी उन्होंने कई तीर्थ यात्राओं के लिए सब्सिडी दी। जैसे जो लोग हज पे जाते थे
उनको हज पे जाने की कुछ 60,000 या कुछ जो है सब्सिडी है, दी। सरकार का कोटा है, इतने लोगों को मिलता है, तो वो जाते थे। हम्म। और क्योंकि हज की सब्सिडी थी, तो एक बड़े वर्ग के मन में ये बात थी कि भाई जब अगर मुसलमानों को उनके तीर्थ पे भेजने के लिए सरकार पैसा देती है तो हिंदुओं को क्यों नहीं देती। अब सरकार के पास दो तरीके हैं, कहें कि भाई हम मुसलमानों का भी बंद कर देते हैं, जो कि एक अननेसेसरली एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर और कंट्रोवर्सी होगी साहब कि साहब देखिए इन्होंने इनका दाना पानी बंद कर दिया बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरे जो धर्म हैं उनके लिए भी कुछ जो है इस तरीके की तीर्थ यात्राओं के अंदर कुछ प्रबंध कर दें, तो उनको भी। तो हमने इसके अंदर एक आध चर्च वाला सर्किट रखा था जब दिल्ली में रखा, बौद्ध मंदिर जो था बोध गया जी, उसका हमने एक सर्किट रखा, और हिंदुओं के अजमेर शरीफ भी रखा हमने उसके अंदर बाय द वे, कि जो मुस्लिम अजमेर शरीफ वगैरह जाना चाहते हैं उनका रखा। तो मुझे लगता है सरकार को क्या होता है कि बैलेंसिंग एक्ट करते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसी चीज को प्रमोट करना वो कितना असल में ठीक क्या है ना, प्रमोट इसलिए करना पड़ेगा आपको, वरना लोगों को पता नहीं चलेगा। आप जाके बताओगे, कोई कहेगा कि साहब आप तो जो है वक्फ वालों को आप जो है ये दे रहे हैं और हज वालों को आप ये दे रहे हैं, हमें तो आप दे नहीं रहे हैं। फिर आप बोले नहीं नहीं हम दे भी रहे हैं भैया, हमारी वो स्कीम थी, कह रहे हमें तो कभी पता ही नहीं। तो इसके लिए कोई नई स्कीम को थोड़ा सा आपको बताना भी पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार उसकी जिम्मेदारी उठा ले। आप इस बात को समझिए। देखिए आज जिस तरीके की राजनीति है उसके अंदर देश की मेजॉरिटी के अंदर एक झूठा कॉम्प्लेक्स डाला जा रहा है कि साहब ये जो नेता हैं ये इफ्तार पार्टी करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं करते। तो हमारी एक ऐसी सरकार बनी जिसने इफ्तार पार्टी भी की, हनुमान चालीसा भी की और दिवाली भी बनाई। तो हम सब लोगों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और मुझे लगता है सरकार को करना भी चाहिए। और अगर एक तबके के अंदर इस चीज का ग्रीवेंस है, हो सकता है वो ग्रीवेंस गलत भी हो सकता है वो ग्रीवेंस उनका प्रीजुडिस हो सकता है वो ग्रीवेंस उनके अंदर डाला गया हो, मगर ग्रीवेंस तो है और बड़े तबके के अंदर है, तो सरकार को उसको एड्रेस करना चाहिए। रिलीजियस अपीजमेंट नहीं लगता है आपको ये? दोनों जब आप ये भी कह देते हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए, जब एक तरीके का रिलीजियस अपीजमेंट ऑलरेडी चल रहा है, आपसे पहले की सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे वक्फ, मैंने आपको बताया वक्फ के अंदर, अब वक्फ के पास अपनी जमीनें, अपना रेवेन्यू सोर्स है, और वक्फ के पास अपनी मस्जिदें हैं, ठीक है, कि जिनको कहा जाता है कि भाई इन वक्फ इन मस्जिदों के अंदर जो भी इमाम होंगे या जो भी बोलते हैं इनके रिलीजियस लोगों को, उनको वक्फ जो है सैलरी देगा। सबको नहीं देता, मगर कुछ डेजिग्नेटेड हैं उनको देता था, ठीक है। तो लोगों के मन में था कि अरविंद केजरीवाल ने दिया, ऐसा नहीं, वो चलता आ रहा था, केजरीवाल जी ने भी उसको आगे चलाया, मगर उस चीज को इस तरीके से बना के दिखाया जाए, देखो साहब ये दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, इन हमें नहीं दे रहे। तो उन सब चीजों को, ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाए और एक समानता पे सबको लाके एक बैलेंसिंग एक्ट किया जाए, उसके लिए है। और मुझे लगता है करना चाहिए, सरकार को ये सब करना भी चाहिए, ये जरूरी है। वरना आप सोचिए उन कदमों को या उन डिसीजंस को जो पुरानी कांग्रेस की सरकारों ने लिए, वो डिसीजंस, क्योंकि उन्होंने उनसे संबंधित ग्रीवेंसेस को हैंडल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, इसीलिए तो बीजेपी बैठी है आज आपके सर पे। और कांग्रेस अगर अभी भी नहीं समझेगी तो बैठे ही रहेंगे। लेकिन सर, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप एंडोर्स करने लगते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टी का इसको काम बना देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का काम है या सरकारों का काम है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना, इस तरह के बयान जब आते हैं कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कहीं पे दम तोड़ता हुआ नहीं दिखता है। वो ठीक है, मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अरविंद केजरीवाल खुद IITian हैं, दोनों बच्चे उनके IITian हैं, इसीलिए सवाल पूछा जाता है। हाँ, और इतने बड़े बड़े स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस बनवाए, इतने सारे जो है स्किल बेस्ड करिकुलम शुरू किए, एंटरप्रेन्योरशिप
के काम शुरू किए, तो उनकी अपनी जगह है। एक समाज के अंदर एक तबका है जिसको लगता है कि इन चीज़ों के अंदर उनके लिए नहीं किया गया है, तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए ये चीज़ें हुई क्या? इसीलिए पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, आपने कहा था उस पर भी आएंगे आप। क्या उस ग्रीवांस को एड्रेस करने का ही एक तरीका था शाहीन बाग प्रोटेस्ट से दूरी? नहीं, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट आप समझिए, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को पुलिस ने, मैं ये कह सकता हूं कि उस वक्त की जो पुलिस थी और उस वक्त का जो प्रशासन था, वो चाहता तो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू ही ना होता। कोई सड़क पे बैठ गया और पुलिस उसको बिठा के रख रही है, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी पुलिस की और केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार को लगता था कि इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के जरिए हम इतना पोलराइजेशन कर देंगे दिल्ली में कि उस पोलराइजेशन का फायदा उसी वक्त होने वाले चुनाव में पड़ेगा। फरवरी में हमारे चुनाव थे, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिसंबर एंड में शुरू हुआ लगभग, ठीक है। पूरा जनवरी ये प्रोटेस्ट चला और आप देखिए पूरे टेलीविजन मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक शाहीन बाग प्रोटेस्ट के नाम पे हिंदुओं और मुसलमानों में पोलराइजेशन किया जा रहा था। तो हमारी सरकार का ये मानना था कि इसके अंदर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, वरना ये पोलराइजेशन और बढ़ेगा। तो चुनावी नुकसान हो सकता था। चुनावी नुकसान के लिए ही बीजेपी ने उनको वहां पे बैठने दिया था। चुनावी नुकसान करने के लिए ही उसको दिन रात टीवी पे चलाया जा रहा था। मतलब मुसलमान औरतें या मुसलमान मर्द जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, या वो ये स्टूडेंट लीडर्स जो थे, वो सब कॉन्स्पिरेसी थी? नहीं, वो लोग अपनी मर्जी से बैठे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि वो वहां पे बैठे रहें और वो प्रोटेस्ट बढ़ता रहे और टीवी पे एम्पलीफाई करके दिखाया जाए और उसके नाम पे दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पे पोलराइजेशन किया जाए, दंगे जैसे माहौल बनाया जाए। और ये तो सिर्फ एक चांस की बात है कि दंगों से तो बच भी नहीं पाए ना सर, कुछ दिनों बाद हुए, वरना मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी थी, वो दंगे चुनाव से पहले ही कराना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से वो डिले हो गया उनसे, वरना पूरे की पूरा माहौल ही ऐसा बनाया गया था कि दंगे कराने हैं आपको। और जो लोग उसको देख रहे थे उनको दिख रहा था कि ये दंगे होने वाले, आपको दिख रहे थे कि वो माहौल, क्योंकि जिस तरीके से जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां पे इस प्रोटेस्ट को लेकर नफरत फैलाई जा रही थी। वी वर वॉचिंग इट फ्रॉम आवर आईज, क्योंकि हम रोज कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि हमारा तो कैंपेन का टाइम था, हम तो रोज लोगों के बीच में जा रहे थे, तो हम देख रहे थे कि ये मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हैं। सौरभ जी, आप कह रहे हैं कि दिख रहा था सब लोगों को, आप कैंपेन कर रहे थे, आपको भी दिख रहा था दंगे होने वाले, हमें दिख रहा था कि दंगों का माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल। उसे रोकने के लिए क्या किया आपने? हमने तो कई बार मैसेज पहुंचाया। अब मैं आपको नाम बताऊंगा तो वो ठीक नहीं लगता। हमारी पार्टी के अंदर जितने मुस्लिम लीडर्स थे, अमानतुल्लाह भी थे, जितने भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ठीक नहीं है, उन सब से मैसेज पहुंचवाया और कहा कि भैया ये सिर्फ बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चुनाव होने वाला है, उनकी आंख की फांस है अरविंद केजरीवाल, वो इसको हराना चाहते हैं, आप इस बात को समझो, इसको थोड़ा कूल डाउन कर लो। मगर नहीं मानने के लिए तैयार थे वहां पे लोग, और इससे हमें और लगता था कि भाई ऐसा क्या है, क्यों नहीं मानना चाहते, क्या कारण है? तो फिर सवाल तो वही है, बट लोग भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे फिर तो। बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, जैसे मतलब जो भी उनकी लीडरशिप थी, हमारे जब लोग बात करना चाहते थे तो वो उस प्रोटेस्ट को, और आप देखिए चुनाव होते ही खत्म हो गया वो प्रोटेस्ट, हटा दिया ना पुलिस ने। पुलिस ने जैसे ही हमारा चुनाव हुआ शाहीन बाग के अंदर से तो उठा दिया, शायद चुनाव के 3-4 दिन बाद ही उठा दिया। वो तो दंगे हो गए थे उसके बाद। नहीं, दंगे से पहले ही उठा दिया था। आप अगर देखोगे, आप पुराना गूगल करोगे, वो तो दंगे से पहले ही उन्होंने शाहीन बाग को खाली करा दिया था। वो तो वहां का था जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो जगह थी, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे जहां से दंगे की शुरुआत हुई। वो जहां पे कपिल मिश्रा ने जाके हंगामा किया था, जहां पे कपिल मिश्रा ने जाके पूरा वो जो बयान दिया था कि आप आ जाइए, उन्होंने आपके साथी थे। हाँ, क्रिएटिंग, आप बीजेपी में थे तो आपके
अब उससे पहले भी बीजेपी में थे, उनकी मदर बीजेपी के अंदर मेयर रही हैं, अन्नपूर्णा मिश्रा, पहले बीजेपी में थे, उनकी मदर थी। उन्होंने कहा नहीं हम आम आदमी पार्टी से प्रभावित हैं, तो आम आदमी पार्टी में आए, बीजेपी में वापस जो है बीजेपी में चले गए। चलिए, प्रॉम्प्ट मिलता चला जाता है तो हम लोग थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। कपिल मिश्रा गए, बहुत पहले ही गए वो, इससे पहले बहुत सारे लोग गए, उनका जिक्र नहीं करेंगे, बहुत बार उनके बारे में बात हो चुकी है। रिसेंटली राघव चड्ढा जाते हैं, और राघव चड्ढा अकेले के अच्छे लोगों के साथ जाते हैं, 10 में से 7 हो जाती है टैली। चले क्यों जाते हैं लोग आप लोगों के पास से? सब जगह से चले जाते हैं, कहाँ से नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के पास से क्यों गए? मैं तो ये देखिए, टीएमसी से हमारे जो अपने सांसद हैं, हमारे सबसे मजबूत सांसद हैं संजय सिंह, वो सबसे ज़्यादा तारीफ टीएमसी के सांसदों की करते थे। कहते थे यार ये लोग हैं जो डटे रहते हैं, संजय जी तारीफ करते थे। और जब टीएमसी के 19-20 चले गए शायद जी 20, तो मतलब अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर, लालच, सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो मुझे लगता है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, अगर बीजेपी ने उन पे टारगेट बनाया है तो उन्होंने तोड़ा है। एक वक्त वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में 70 में से 32 विधायक थे 2014 में, जब हमारी सरकार गिरी, अरविंद कांग्रेस के केजरीवाल ने समर्थन इस्तीफा वाली दिया। सरकार थी। हमारे 28 थे, बीजेपी के 32 थे, और 32 से 36 नहीं हुए। 1 साल तक इंतजार किया उन्होंने, 1 साल तक हमारे विधायकों को ऑफर दिए गए। हमने स्टिंग ऑपरेशन तक किया उनके वाइस प्रेसिडेंट का, शेर सिंह डागर थे उस वक्त, स्टिंग ऑपरेशन किया हमारे संगम विहार के एमएलए ने कि देखिए खरीदने के लिए आए हैं, और कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की, मगर उस समय सिर्फ उनके हाथ में एक चीज थी, लालच। उस वक्त तक एजेंसियों का जो पूरा का पूरा पावर प्ले था वो नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि 2014 था, आए थे, मई में ही सरकार बनी थी। मगर अब जो इनके पास आ गया, अब इनके पास एजेंसीज का डर भी है और देने के लिए लालच भी है। तो कोई जो लालच में नहीं आता वो डर में आता है, जो डर में नहीं आता वो लालच में आता है। नहीं आता तो दोनों लगाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब कि ऐसे लोग नहीं गए हैं जो आम से लोग हों, खास लोग गए हैं, मजबूत जिम्मेदारियां टीएमसी का आपसे मैं आपकी पूछ नहीं, रहा हूं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, मैं हाँ। आपको ये बता रहा हूँ, टीएमसी का, उससे पहले शिवसेना का, फिर नेशनल एनसीपी का, और उससे पहले कांग्रेस, तो पता नहीं दर्जनों बार। उसको देख के ऐसा लगता है कि अब ये कुछ नहीं है कि पावरफुल है, कमजोर है, लॉयल है, पार्टी में नया आया था, पार्टी का पुराना था, सारे के सारे हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना कैंसिल हो गए, फेल हो गए, हाँ फेल हो गए, क्योंकि कोई भी चला जाता है। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी ने बेचारी ने अपनी वेस्ट बंगाल की अध्यक्षा बनाई और वो चली गई। हैरानी की बात है, आप सोचिए, जब आपने अपने कोर स्टेट की अध्यक्षा किसी को बनाया होगा तो बिल्कुल सोच समझ के, और ऐसे माहौल में जब बनाया होगा तो कितना सोच के बनाया होगा आपने, और वही छोड़ के चले गए। क्या मतलब, आप किस पे विश्वास करेंगे? तो फैक्टर्स आप कह रहे हैं डर है, एजेंसीज का, लालच, पैसा है, लालच है, दो ही है। ज्यादा क्या प्ले किया इस वाले आप लोगों के यहाँ से जो लोग गए हमारे यहाँ? हाँ, चड्ढा प्लस 6। देखिए, राघव के बारे में दोनों ही कारण रहे। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ईडी के मामलों में उनका नाम आया, उनको मालूम था, उनके बहुत करीबी लोग जो थे, ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2024 की, राघव चड्ढा के बिल्कुल करीबी लोग, उनके सेक्रेटरी वगैरह जो थे और उनके साथ जो लोग काम करते थे, उनके यहाँ फरवरी में, जहाँ तक मुझे याद है, छापे पड़े ईडी के। मीडिया में खबर नहीं आई, राघव चड्ढा ने मैनेज कर दी वो खबर। ये खबर नहीं आई कि इनके एसोसिएट्स के यहाँ, इनके साथ काम करने वालों के यहाँ छापे पड़े, और उसके करीब 1 महीने के अंदर अंदर राघव यूके चले गए।
जब लीडरशिप जेल में थी। हाँ, लीडरशिप जेल में थी। और उसके मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद फिर अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो गई। और उस दौरान भी काफ़ी महीने तक, आई थिंक 2-3 महीने तक वो जेल में ही रहे। तो एक तो ईडी का डर, ईडी से जो है, क्योंकि उसके पास ऐसी ताकतें हैं कि आप गिरफ्तार कर लेते हैं और कई कई महीनों तक, आप महीनों क्या सालों तक आपको अंदर रखा था। और उस वक्त तो ट्रेंड हमारे ऐसे ही चल रहा था। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तो लगभग 2-2 साल तक अंदर रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस डर के कारण जो है वो यूके गए, और उसके बाद क्या उनकी बातचीत हुई, डर रहा, लालच रहा, ये क्या रहा, ये तो वही जानते हैं। मगर उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। देखिए, आज भी लोग अपने घर में बाली का नाम तो रख लेते हैं, द्रौपदी का भी रख लेते हैं, राम लक्ष्मण तो सब रखते हैं, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। क्योंकि विभीषण तो, जबकि भगवान राम के जो है इतने बड़े भक्त थे, भगवान राम के सबसे बड़े काम में सबसे बड़ी भूमिका भी थी और भक्त भी थे। भाई जब हनुमान जी गए, उन्होंने यही तो देखा कि अरे लंका के अंदर ऐसा कौन है जिसके घर से राम राम की आवाज आ रही है। तो पता चला विभीषण है। विभीषण जो है राम के भक्त है? और उनको लंकापति बनाया गया। भगवान राम ने राज्याभिषेक किया, जिसका राज तिलक भगवान राम ने जिसका किया हो, वो नाम भी कोई नहीं रखता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके घर में विभीषण हो। विभीषण से लोगों को नफरत है। तो आप, बहुत लोग पार्टियां बदलते हैं, देखिए इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। अच्छा, बुरी बात नहीं है, मैं नहीं मानता ये कोई बुरी बात है। आपका एक पार्टी से मन भर गया, आपके उस पार्टी के अंदर मतभेद हो गए, इट्स लाइक अ जॉब, एक कंपनी छोड़ी दूसरी जॉब, मतलब मैं इसको कोई बहुत बुरा बात नहीं मानता। ठीक है, आपके भाई लोग डिवोर्स भी तो करते हैं। आइडियोलॉजी का मसला तो होता होगा ना सर? होता है। आप देखिए, इतने डीप में मत जाइए, इतने डीप में जाएंगे तो फिर क्या क्या आएगा। मैं मोटे तौर पे, बड़े सतही तौर पे आपको एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि आपका एक पार्टी से मन भर गया, आपने पार्टी छोड़ दी, आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है ना, कर लिया आपने। मगर आप एक पार्टी के खिलाफ अपनी ही पार्टी के अंदर संघर्ष, आप षड्यंत्र करें, आप अपनी पार्टी के अंदर लोगों को जोड़ें और ये कहें कि साहब हम साथ हो जाएंगे तो किसी की मेंबरशिप नहीं जाएगी, तो आप 10 में से 7 लोगों को ले जाएं, अपनी पार्टी के अंदर ये काम करें, तो ये गंदा काम है। अच्छा, गुणागणित पूरी चड्ढा साहब की थी, 7 लोगों को जोड़ने की। भाई यही कहा जा रहा है। एक चीज बताएं, आप लोग मतलब बड़ा एग्रेसिव, भाई वही उन्होंने ही पीसी सब कुछ उन्होंने ही किया ना, पूरी की पूरी पोजीशनिंग उन्होंने इसी तरह से की हुई है अपनी। आप लोग एग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स हैं। चड्ढा साहब की जब बातें लगभग क्लियर हो गई थी, उसके बाद आपने एलपीयू वाले साहब जो थे, राज्यसभा सांसद आपके, उनको आप लोगों ने डिप्टी लीडर बनाया था मेरे हिसाब से, डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी, है ना, ऑपोजिशन। फिर वो भी चले जाते हैं। आपके संगठन के बड़े मजबूत आदमी पाठक साहब थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं। तो उस वक्त क्या आप लोग नर्वस हो गए थे? बड़ी बौखलाहट सी थी टीम के अंदर? जज नहीं कर पाए आप लोग, भांप नहीं पाए, क्या क्या हो सकता है? अब आप देखिए कि वो कहते हैं ना, विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। तो राघव को जब हटाया गया, तो जो अशोक मित्तल थे वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, अच्छी बात करते हैं, बड़े ढंग से अपनी बात को रखते हैं, पंजाब में भी उनका ठीक ठाक उनकी जो है इज्जत है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, मैं उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा तो नहीं था, बट मुझे भी वो कोई डिसीजन कोई बुरा नहीं लगा, मुझे डिसीजन ठीक ही लगा कि ऐसा कोई वो डिसीजन के अंदर मुझे कमी नहीं लगी। मुझे लगा हाँ ये तो अच्छे रिस्पेक्टेबल आदमी है। मगर अब आप क्या कह सकते हैं, वही तो मैंने बताया आपको, ममता बनर्जी वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया, वही तो मैंने आपको दिया। अब आप सोचिए, उद्धव बेचारे जो हैं, उनकी पार्टी टूट गई, ठीक है, और जब टूट के कुछ लोग गए तो कुछ लोग उनके साथ टिके रहे और उन्होंने भर भर के गाली दी कि चोर हैं, उचक्के हैं, फलाना है, ठिकाना है, हम आपके साथ हैं, विभीषण हैं, हाँ सब कुछ बोला, विभीषण है, हम आपके साथ हैं। और फिर उनके साथ रह के सांसद बने, तो वो तो बिल्कुल खास होंगे ना, उसमें से भी छोड़ गए अब 2/3। राइट। आप सोचिए,
आपने दूध दही को मथ के मक्खन न बनाया और मक्खन के अंदर फिर मक्खन बनाया और वो विभाग गए लोग। तो आप कैसे विश्वास करेंगे, किस चीज के ऊपर विश्वास अब नहीं करेंगे? कोई बात खतरे की, अब यहाँ सबको सबसे खतरा है। हाँ। देखिए, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का तो जो नुकसान है वो कोई बात नहीं, मगर जो सबसे बड़ा नुकसान आपका हो रहा है वो इस देश की पूरी जो आपका ताना बाना है ना डेमोक्रेटिक, उसका नुकसान हो रहा है। अगर ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी, ये जानते हुए लगभग आप ये मान सकते हैं कि 2024 में लगभग सब लोग ये बात मानते ही थे कि सरकार तो इन्हीं की बनेगी, हो सकता है 300 आ जाए, मोटे तौर पे नारा 400 का चल रहा था। उसके बावजूद वेस्ट बंगाल के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अपनी आवाज उठाने वाले लोग चाहिए, और उन्होंने मोदी को वोट ना देके ममता बनर्जी को वोट दिया। बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर है, उत्तर प्रदेश में भी, और महाराष्ट्र के अंदर मोदी को वोट ना देके, फडणवीस को वोट ना देके उन्होंने उद्धव ठाकरे के लोगों को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं है। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी बात उठाने वाला आदमी संसद में जाएगा या सड़क पे खड़ा होकर बोलेगा कि ये बात सही है, ये बात गलत है। लाखों लोग, हो सकता है करोड़ों लोग हो जाएंगे अब तो। आपने उन सब की पूरी रिप्रेजेंटेशन ही खत्म कर दी। उन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा और आपने उनकी रिप्रेजेंटेशन खत्म करके उसके ऊपर बीजेपी का ठप्पा लगा दिया, तो उनकी तो रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई। उन्होंने जिस भावना से, जिस उम्मीद से, जिस आइडियोलॉजी से, या अपने जिस इशू की वजह से उनको खड़ा किया, आपने वो इशू को बिल्कुल मूक कर दिया। तो अब क्या कर रहे हो आप? तो ये जो डेमोक्रेसी के अंदर सेफ्टी वॉल्व है, जो प्रेशर कुकर की जो सीटी थी कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाए और सीटी उठ जाए और प्रेशर रिलीज हो जाए, ये अपोजिशन प्रेशर रिलीज करने का ही तो काम करता है। कि पब्लिक, बजाय इसके कि सारी की सारी पब्लिक सड़कों पे उतर के आए और हाय हाय करके बोले कि हम इसलिए परेशान हैं, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहे और रिप्रेजेंटेटिव संसद में कहे या असेंबली में कहे, आपने वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया। पब्लिक पहले मीडिया के सहारे कहती थी कि कोई इशू होता था, पानी नहीं आ रहा, फसल के दाम नहीं मिल रहे, फार्मर सुसाइड हो रहा है, नौकरियां नहीं लग रही, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मीडिया इस बात को उठाता था। और वो बच्चा जिसका पेपर लीक हो गया वो कहता था हाँ मेरी आवाज़ उठ गई, उसका प्रेशर रिलीज हो गया, उसके दिमाग में जो प्रेशर था कि मेरी आवाज़, आपने वहाँ पे वो ख़त्म कर दिया। उसकी आवाज़ मीडिया में भी नहीं उठ रही, वो रोज़ टीवी चैनल देख रहा है सुबह से शाम तक, उसमें उसकी बात हो ही नहीं रही। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम ही नहीं आ रहा। ठीक है, जो लोग उसने जो भी टूटे फूटे बेचारे बनाए, उन लोगों को आपने संसद के अंदर हाईजैक कर लिया, वहां भी उसकी आवाज नहीं उठ रही। तो ये जो 60% आबादी है, आप इसकी आवाज बंद करके कब तक रख पाओगे? आप तो नहीं रख पाओगे। आप तो प्रेशर कुकर फाड़ना चाहते हो। आप चाहते हो प्रेशर कुकर फट जाए, और इससे बीजेपी का नुकसान नहीं है तो देश का नुकसान है ना, हमारी डेमोक्रेसी का नुकसान है ना। ये बीजेपी नहीं समझ रही इस लालच के अंदर, जो सत्ता का जो अंधा लालच हो गया उनको, उस भूख के अंदर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि कोई भी जा सकता है और बीजेपी जिसे टारगेट कर लेती है वो चला जाता है, मतलब उसे लगभग तोड़ ही देती है। कम से कम पिछले ट्रेंड्स ये बताते हैं। डर हो सकता है, ज्यादातर कर ही ले रही है। डर हो सकता है, लालच हो सकता है, कोई बड़ी बुरी बात है भी नहीं, मन भर गया चले जाइए। सौरभ भारद्वाज जा सकते हैं क्या? नहीं, मेरे पीछे तो सब कुछ करके देख लिया ना उन्होंने। भाई इन्होंने मेरे ऊपर लगभग हर महीने नया मुकदमा लगाते हैं। डराया आपको? जब मैं मंत्री था लगभग हर महीने एक ये करप्शन का चार्ज मुझ पे लगा के एसीबी में या सीबीआई में, एसीबी में सीबीआई में, किसी केस के अंदर कुछ निकला अभी तक? भाई इन्होंने कहा लेबोरेटरी के अंदर करोड़ों रुपए की चोरी हो गई लैब टेस्ट में, मुकदमा कर दिया सीबीआई में, उसमें कुछ हुआ? इन्होंने कहा दवाइयों के अंदर जी सौरभ भारद्वाज ने ये कर दिया वो कर दिया, सीबीआई में मुकदमा दे दिया, उसमें कुछ हुआ? नहीं हुआ। अस्पताल बनाने के अंदर जी हजारों करोड़ का मुकदमा हो गया, एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली, फिर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर ली, मेरे घर छापा भी मार लिया, कुछ हुआ? ये जितना जो करना चाहते थे वो कर चुका। सेंटा क्लॉज तक के ऊपर तो उन्होंने एफआईआर कर दी मेरे ऊपर। अब एक और मामला चल रहा है ना ऊपर, कौन सा? जो अपने विक्टिम। हाँ, अब आप सोचिए, एक
3 साल की बच्ची जिसकी माँ को, जिसके माँ बाप को ये न्याय नहीं देना चाहते, उसके बलात्कारी को जहां 5 दिन के अंदर आपने बेल दे दी, अगर हमने उसका मुद्दा उठा लिया और उसके स्कूल का नाम हमने बोल दिया तो साहब कह रहे नहीं, इन्होंने आइडेंटिटी रिवील कर दी। टेक्निकली तो फ्लॉ है सर, हैं? टेक्निकली तो ये गड़बड़ है। नहीं, क्यों गड़बड़ है? माइनर आइडेंटिटी रिवील, स्कूल के अंदर, स्कूल के नाम से माइनर की आइडेंटिटी कैसे रिवील हो जाएगी? स्कूल का नाम, स्कूल के अंदर तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे कैसे रिवील हो जाएगी? तो और अभी ये आंध्रा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के बेटे के ऊपर आरोप लगे और उस लड़की का नाम, फोटो, वीडियो खूब वायरल करी बीजेपी वालों ने। उस पर तो नहीं हुआ कोई मुकदमा आइडेंटिटी रिवील करने का। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने ANI पे वीडियो बनाए, इंटरव्यू हुए, उसने तो उस लड़की के विषय में कई सारी डिस्क्रिप्शंस दी, उसके चाचा, ताऊ, पता नहीं किस किस का नाम बताया, तो आइडेंटिटी तो वहां भी रिवील हो गई उसकी। भाई आप किसी के चाचा का नाम रिवील कर दोगे तो आइडेंटिटी तो रिवील हो गई ना, उस पर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब आप ये छोटे छोटे मुकदमे क्यों ढूंढ रहे हैं? अब आप समझो ना क्यों, क्योंकि हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, इससे ये परेशान है। तो ऐसे तो मेट्रो के अंदर फोटो खींचना भी जो है जुर्म है। LG तो रोज फोटो खिंचवाते हैं अपनी, रेखा गुप्ता रोज वीडियो बनवाती है कि मैं मेट्रो में जा रही हूं, उन पर भी मुकदमा कर दो। सेंटा क्लॉज पॉल्यूशन में बेहोश हो गए, उसमें इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी। हाँ, बीजेपी की ज्यादा हुई क्योंकि बीजेपी की थी वो जिन्होंने FIR दर्ज कराई। और बीजेपी, और सुनिए, सेंटा क्लॉज तो कोई धार्मिक कैरेक्टर ही नहीं है, तो भी FIR दर्ज हो गई। और तुम हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके नचा रहे हो नितिन नवीन के ट्रक के सामने, उससे किसी की आहत नहीं हुई अभी तक। आप लोगों की हुई हो, करवा दीजिए FIR। नहीं, मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखिए जी, माहौल जो है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखिए कि छोटे छोटे चीजों के अंदर अगर आप मुकदमे करने लगोगे तो आपकी कोशिश तो यही है ना कि किसी तरीके से डर जाए, रोज डिफेमेशन केस कर दो, यहाँ भी कर दो, वहां भी कर दो। हर आदमी डिफेमेशन केस करने के तैयार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो परेशान है कि किसी तरीके से काबू में आ जाए, तो हम इनके काबू में नहीं आएंगे। डराने का फैक्टर आपने 2 फैक्टर बताए थे, तो डरा के तो देख लिया, हाँ। काबू में नहीं आ रहे। पैसे की हमें जरूरत ही नहीं। मैं 2 बार मंत्री रहा, मैं इतने बार विधायक रहा, मुझे पैसे की जरूरत होती तो मैं कमा लेता, मुझे है ही नहीं जरूरत। ED वाले आ गए, 2 बार मंत्री रहे तो खूब कमा लिए, ऐसा है? 2 बार मैं कह रहा हूँ कमा लेते, अगर कमाना होता तो कमा लेते। हमें कमाना ही नहीं है पैसा, हमारे पास अच्छी नौकरी थी। बीजेपी वाले तो जितने भी हैं, इनसे अच्छी नौकरी थी मेरे पास, बहुत अच्छी नौकरी थी, और US में भी जॉब थी मेरे पास। तो पैसे का मुझे लालच नहीं है फिलहाल इनसे, फिलहाल। हाँ, मन भरने का भी आपने बात बताया था, पार्टी से मन भर जाए। कोई पार्टी से मन नहीं भरा, हम तो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। पर मंत्री थे, विधायक थे, अभी विधायक नहीं है, स्टेट प्रेसिडेंट तो है। क्या हुआ? हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है हमें। संगठन के लिए क्या कर रहे हैं? संगठन बन जाता है अपने आप। मुझे लगता है संगठन में आपको बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब माहौल बनता है तो संगठन अपने आप बन जाता है। सब लोग हमारे हैं, इंटैक्ट हैं। आप देखिए गली मोहल्लों के अंदर जो आम आदमी पार्टी का जो हमारा वर्कर है वो इंटैक्ट है, वो बीजेपी में नहीं जा रहा। हमारे यहाँ तृणमूल कांग्रेस वाला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस हारी तो कहीं ना कहीं वो दिल के अंदर जो है हार गए, और फिर अटैक भी बहुत ज्यादा हुआ उनके ऊपर। मगर उस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के अंदर हम लोग दिल्ली हारे, हमारा तो किला था मेन, हम वो हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, बड़े बड़े लोग हार गए, मैं भी हार गया। मगर हमारे जो वोटर बेस है वो दिल से नहीं हारा। उसको पता है कि हमें हराया गया है, हमें 1100 रुपए बांट के हराया गया है, हमें चप्पल जूते बांट के हराया गया है, हमें साड़ियां बांट के हराया गया है, हमारे यहाँ वोट काट के हमें हराया गया है। तो और उसके बावजूद भी 2% का फर्क है। पश्चिम बंगाल में भी वोट SIR हाँ हुआ ना, गलत हुआ, बिहार के अंदर बट वो पता नहीं दिल के अंदर उनको जो है वो बैठ गया, और एकदम एक्सोडस शुरू हो गया, मास एक्सोडस शुरू हो गया इधर से उधर जाने का। हाँ,
भागने का। तो दिल के अंदर जो कार्यकर्ता नहीं हारे हैं, अब उनको दोबारा सड़कों पे या फिर संगठित करके कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम चुनाव के दौरान, चुनाव के समय में आप करेंगे या फिर उससे पहले? नहीं, हम बीच बीच में करते रहे हैं। जब इन्होंने दिल्ली के अंदर जिस दिन जीते, 8 तारीख को शायद रिजल्ट आया, 9 तारीख को इन्होंने वजीरपुर के अंदर जिलरवाला बाग के अंदर सबसे पहले झुग्गियां तोड़ी, बुलडोजर लगा दिया। उसके बाद फिर मद्रासी कैंप के अंदर तोड़ी, रोहिणी के अंदर तोड़ी। तो रोज तोड़ रहे थे गरीबों के मकान, नई दिल्ली में तोड़ रहे थे। तो फिर हमने 1 महीने हमारी पार्टी के वर्कर उतरे, एक एक जे क्लस्टर के अंदर हमारे लोग गए, मैं गया, करीब 30-35 में तो मैं गया हूँगा खुद। पैदल हम उसमें घूमे, घर घर में पर्चे बांटे। हमने बोला भाई इकट्ठा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना सबको भगा देंगे वापस, यूपी बिहार भगाएंगे सबको। और ये प्लान भी था। फिर हमने पिछले साल मई में, शायद 30 मई था, बहुत गर्मी थी, मगर हमने करीब 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे किए जंतर मंतर पे, दूर तक लोग ही लोग थे। और उसके बाद इसके ऊपर लगाम लगी। तो जब ज़रूरत होगी तो लोग आते। लोग हैं आपके पास, मतलब अगर आप चाहें सड़क पर कोई आंदोलन करना तो कर सकते हैं, फिलहाल उस कैपेसिटी में है? मुझे लगता है पब्लिक का मुद्दा होगा तो होगा, बिल्कुल होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वाटर क्राइसिस, एयर पॉल्यूशन, हेल्थ स्कैम, पब्लिक का मुद्दा है ये सब। फीस प्राइवेट स्कूल्स की जो, हाँ, प्राइवेट फीस, स्कूल की फीस के अंदर हम लोगों ने हर प्राइवेट स्कूल के बाहर जाके पर्चे बांटे, हर प्राइवेट स्कूल के बाहर, और पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। नहीं अब अन्ना मूवमेंट वाली पार्टी है सर, इससे हाँ, बड़े स्केल की चीज अभी जरूरत नहीं है, अभी ये टू अर्ली है। मतलब इलेक्शन के आसपास करेंगे? मतलब क्या होता है कि हर एक चीज का ना एक टाइम होती है, टाइम होता है। आप बहुत जल्दी बहुत सारा करने लगेंगे ना तो लोग कहेंगे यार देखो ना ये काम नहीं करने दे रहे ने। तो ऐसा भी ना लगे कि इनको काम नहीं करने दे रहे, काम करने दो इन्हें। और ये अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप अगर आप दिल्ली में जाइए, घूमिए, बात कीजिए, पब्लिक खुद कह रही है कि इन्होंने मार डाला। पानी के अंदर जो इन्होंने पब्लिक की ऐसी की तैसी फेरी है इस बार, मतलब गरीब इलाकों की तो हालत खराब थी ही पूरे साल, मगर इस बार गर्मियों के अंदर तो हौस खास, साउथ दिल्ली के बहुत सारे साउथ दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं, ग्रीन पार्क, ग्रेटर कैलाश, पंचशील, मतलब इस तरीके के इलाकों के अंदर बहुत बुरा हाल रहा है। अब जल मंत्री थे, कोई रिजर्वोयर वगैरह आपने बनवाया होता, डैम बनवाया होता, लॉन्ग टर्म कोई सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर पाए थे क्या? डैम और रिजर्वोयर बनाने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या है सॉल्यूशन? आपको दिल्ली का वाटर का कोटा बढ़ाना पड़ेगा। वो 30 साल से कोटा आपका फिक्स किया हुआ है इन्होंने। 30 साल के अंदर दिल्ली की आबादी दुगनी हो गई है भाई। आप सोचिए 30 साल के अंदर, मतलब जो मकान 1 मंजिल का था वो 5-5 मंजिल के हो गए हैं। मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से एक्सपेंड हुआ है। तो आपको पानी तो चाहिए। और अब जब हम कहते थे तो एलजी और भारतीय जनता पार्टी कहती थी अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको पानी का इस्तेमाल करना नहीं आता, हम आएंगे तो कर देंगे। अब ये भी बोल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा से लाए हैं पानी, फालतू पानी लेना पड़ेगा हमें, हम हिमाचल से लेंगे फालतू पानी। क्यों कह रहे हैं? कि पानी है नहीं, कम है। पानी जितनी आबादी है उसके लिहाज से कम है। आप सिर्फ राजनीति के कारण आपने दिल्ली को इस तरीके से रखा 10 साल तक कि आपने उन्हें पानी नहीं दिया, जबरदस्ती किया है, और एक झूठा नैरेटिव फैलाया कि नहीं पानी बहुत है, पानी बहुत है। अब जैसे ही सरकार बनी बोलने लग गए, अगले महीने से ही बोलने लगे। अमित शाह जो है मीटिंग करके कह रहे हैं कि नहीं हरियाणा को इन्हें एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा, इन्हें पानी की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं, क्योंकि 1-2 सेक्शन मुझे ज़रूर लेना है और समय हो रहा है, लेकिन मैं आपसे 1-2 सवाल और ले लेता हूँ। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन ठीक था गेम? मुझे लग रहा है शुरुआत के तौर पे ठीक था, लेकिन लॉन्ग टर्म तो वो भी नहीं दिखा। पॉल्यूशन तो कंट्रोल नहीं कर पाए ना भाई। 10 साल लगभग आप लोग ने सरकार चलाई है। देखिए क्या है कि पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं, पॉल्यूशन तो मेरठ में भी है, पॉल्यूशन तो आपका यहाँ फरीदाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है। केंद्र सरकार को हम तब भी कहते थे, मैं आज भी कहता हूँ, केंद्र सरकार को इन 4-5
नॉर्थ के जो राज्य हैं, यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, इनके साथ बैठ के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने क्या किया 10 साल तक, मीडिया ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, नवंबर दिसंबर जनवरी निकालो, फिर आगे का देखेंगे। फिर आया नवंबर दिसंबर जनवरी, चलो फिर अरविंद केजरीवाल को गाली दो, उससे तो हल नहीं हुआ। जो बीजेपी गाली देती थी उनके समय में तो पोल्यूशन और बढ़ गया और बुरा हाल हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप सोचें कि आप अगर दिल्ली का मैप, भारत का मैप देखेंगे, आपको तो दिल्ली नजर भी नहीं आएगा, एक बिल्कुल डॉट है। और आप कह रहे हैं इस डॉट के अंदर पोल्यूशन जो है वो अरविंद केजरीवाल ठीक कर दें, बाकी ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बैठ के बातचीत करने की कोशिश आप लोगों ने की कई थी? बार हमने कहा। तो दिल्ली में तो क्यों, आप बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वही रहते हैं, मतलब वो भी रहते हैं और दिल्ली में सब रिहाइश रहते है। हैं। नहीं भाई, फिर क्यों नहीं? नीयत खराब है ना। आप सोचिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो बेसिक नीयत है वो गंदी है बहुत। देर बहुत गंदे लोग हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, दे आर बैड पीपल। ये लोग इतने गंदे और गिरे हुए हैं कि इनकी बला से लोग प्यासे मर जाएं मगर पानी नहीं देंगे, इनकी बला से पोल्यूशन में लोग मर जाएं मगर जो आसपास के जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनके अंदर ये रेट्रोफिटिंग नहीं करेंगे, किसानों को पराली के सुधार के लिए सब्सिडी नहीं देंगे। अगर ममता बनर्जी को कुछ जरूरत है और इनकी देनदारी है तो उसको नहीं देंगे। पंजाब सरकार की देनदारी है इनको, ये पंजाब सरकार को नहीं देंगे। ये इस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, विचारधारा। तो इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनके लिए देशवेश कुछ नहीं है, इनके लिए सिर्फ जो है किसी तरीके से सत्ता में आना है बस, और दूसरे को सत्ता से हटाना है चाहे जैसे भी है, और फिर बाद में उसको कह देना है कि चाणक्य नीति है। यही चाणक्य नीति है। यही है। विचारधारा की बात आपने कर ही ली थी और मैं पहले कर रहा था, आपने कहा कि ज्यादा डीप में मत जाइए, मैं सच्ची तौर पर बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आपको उसके लिए बोला कि जो लोग पार्टी बदलते हैं ना, अब आप सोचिए जो आदमी लालच में और ईडी के डर से भाग रहा है, अब आप उसके सामने विचारधारा की जो है सब्जी परोसेंगे, वो क्या बात कर रहे हो भाई? क्या विचारधारा आप लोग? हाँ, आप लोगों की क्या है विचारधारा? हमारी क्या विचारधारा? हमारी विचारधारा जैसे एक आम आदमी की जो विचारधारा ना, आप चलते फिरते एक आम आदमी से पूछ लो भाई तुम्हारी क्या विचारधारा है, वो आप उससे पूछो तुम लेफ्ट हो, तुम फार लेफ्ट हो, तुम राइट हो, तुम सेंट्रिस्ट हो, तुम मार्क्सिस्ट हो, तुम सोशलिस्ट हो, बोलेगा नहीं मैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ, ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए, घर में माँ है 70 साल की हो गई है, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उसका इलाज हो जाए कहीं पे। अमर तो कोई भी नहीं है, मगर जितना जिए बिना दर्द के जिए, और अगर बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो कम से कम उनकी जो भी जर्नी बची है वो एक पेनलेस हो जाए। एक आदमी यही चाहेगा, मेरे घर पानी आ जाए, मुझे किसी मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिन में 3 बार नमाज पढ़ता है या 5 बार पढ़ता है, और उसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं मंदिर जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट करता है। मैं सिख को रिस्पेक्ट करता हूँ, सिख मुझे रिस्पेक्ट करता है। ये विचारधारा हमारी तो बिल्कुल सरल साधारण है। हम बहुत ज्यादा फंडों में नहीं जाते हैं। फोटोज में तो जाते हैं। बताइए कौन सी फोटोज? गांधी नहीं, अंबेडकर और भगत। गांधी भी है, क्यों नहीं है गांधी? उस वक्त हटा दिए गए थे सर। नहीं, बाद में आए हैं। नहीं, आप इस बात को समझिए, आज भी 2 ही हैं, आप यहाँ पे दिखाइए। हाँ, आज मतलब आपने याद है, ठीक है, 2 भी हैं। ये क्या विचारधारा थी? गांधी क्यों हटे? गांधी जी के जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनशन किया, जब अरविंद केजरीवाल ने किसी चीज के लिए नॉन कोऑपरेशन किया या अपना प्रतिरोध जाहिर किया, हमेशा सबसे पहले गांधी जी की समाधि में गए। और गांधी नहीं है तो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है। ऐसा कोई ना कि हम उन्हें मानते ही नहीं है। गांधी जी तो हैं ही, हर जगह ही है, कहाँ नहीं है? कुछ तो होगा ना पीछे। नहीं, कुछ नहीं है, नहीं सच में ऐसा कुछ। अंबेडकर से दलित वोट अट्रैक्ट कर रहे थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ ये बात कि हमारे यहाँ कभी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ कि भाई गांधी नहीं, ऐसा नहीं। ये तो हुआ होगा, चलिए अंबेडकर और भगत लगाते हैं। मुझे लगता है कि जब ये डिस्कशन हुआ होगा तो आइडियोलॉजिकली इन लोगों से ज्यादा एसोसिएट करती है पार्टी, इसलिए इन दोनों को रखा गया। अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं से भी एसोसिएट करती होगी सर। अब देखिए, ऐसे तो आप ये कहें कि भगत सिंह एथिस्ट थे,
तो क्या हम भी एथिस्ट हैं? ऐसा नहीं। या जो युवा है वो सारा का सारा, भाई आपको जो जो चीज़ें लगती हैं कि वो आपके लिए कॉन्टेक्चुअली जो है ठीक हैं, आप उनके साथ चलते हैं। मेरा अब वो बुद्ध धर्म में गए, उन्होंने अपने हिसाब से प्रतिज्ञाएं ली, अब उनका इस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म भी है और बुद्धों के बीच में उस चीज़ का एक अलग तरीके का एप्रिसिएशन। सवाल मेरा इसलिए है, राजेंद्र पाल गौतम पूर्व मंत्री थे आप लोगों की सरकार में, फिलहाल कांग्रेस में हैं, प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश के, वो सब अपनी जगह है। उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जब उन्होंने ये बताया कि भाई माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं दोहराई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको उस एपिसोड के बाद ही मंत्री पद से हटाए गए थे। असल में मुझे लगता है कि उस वक्त उन्होंने शायद टीवी वगैरह पे पूरा का पूरा बयान दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर ये बात सच है कि अंबेडकर जी की जो प्रतिज्ञाएं थी, ठीक है, जो मुझे लगता है कि बुद्ध धर्म के बहुत सारे समारोहों के अंदर वो प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं, अंबेडकरवादी जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं वहाँ पे दोहराई जाती हैं, उनकी उन प्रतिज्ञाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से दिखाया कि देखिए साहब, ये तो जो है हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के बहुत सारे लोग, खास तौर पे वो लोग जो अंबेडकर जी को मानते हैं या बुद्ध धर्म के कार्यक्रमों में जाते हैं, वो इस तरीके की प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और उनके पब्लिकली जो है वो साक्ष्य अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र के बहुत सारे पॉलिटिशियंस के हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए इस चीज़ की महारत है, वो ये सब कुछ करते हैं और बीच बीच में किसी किसी को उन्होंने शिकार बनाते हैं। तो इस क्रम में एक सवाल और मैं लेता हूँ, उसके बाद एक क्विज बड़ा छोटा सा आपके साथ में खेलने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रतिज्ञाओं को इस तरीके से दिखाया कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से पेंट कर देती है कि अगला व्यक्ति एंटी हिंदू है, इसलिए कई चीज़ें, कई ग्रीवेंसेस आप लोगों को एड्रेस करनी पड़ती हैं। मतलब नॉर्म्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है और आप लोग उस नॉर्म्स पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नैरेटिव जो है आज की तारीख के अंदर जो नैरेटिव है, हालांकि मैं तो जो सोशल मीडिया उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं और मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या और भी कोई, उसमें जो अल्टरनेटिव मीडिया चल रहा है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो बढ़े। मगर आज भी ये बात सच है कि जो आपका कन्वेंशनल मीडिया है, वो पूरे दिन जो टीवी चलता है लोगों के घर में, दुकानों में, सलून में, वो एक तरीके से आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट करता है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस मीडिया की वजह से, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसकी वजह से अपना नैरेटिव बनाने में कामयाब रहती है। उस नैरेटिव पे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना आप लोग। उस नैरेटिव को अगर आप नहीं काटोगे तो आप उसका शिकार बन जाओगे। काट कर रहे हैं आप, तो ये कह रहे हैं ना, चलिए ये नैरेटिव है, इसमें हम भी ऐसे हैं। नहीं, हम उस नैरेटिव को काट के नेविगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम राम की आरती उतारेंगे, आप कह रहे हैं हनुमान चालीसा गाएंगे। नैरेटिव कहाँ कट रहा है? स्ट्रेंथन हो रहा है ना नैरेटिव। नहीं, नैरेटिव कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है? आप सोचिए हमारे हनुमान जी की चालीसा से उनको कितनी मिर्ची लग रही है। अगर वो कहते हैं कि हमारा नैरेटिव स्ट्रेंथन हो रहा है तो आरती उतारते कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, हम भी अरविंद केजरीवाल। नहीं, नैरेटिव स्ट्रेंथन हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? नहीं, देखिए उनकी जो दवाई है, उनका इलाज जो है आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, आप राहुल गांधी को देखो, जो अरविंद केजरीवाल करते थे। अरविंद केजरीवाल मंदिर जाते थे, सबसे ज्यादा कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे उनका। राहुल गांधी जा रहे हैं, नहीं जा रहे अब। अरविंद केजरीवाल जो करते थे, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को ये लोग आरएसएस की टीम भी कहते थे, वो सब काम राहुल गांधी 5 साल बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप मत करो, हमने तो नहीं बोला आपको। और जो हमारा एक लिबरल वर्ग है, ठीक है, लिबरल हैं या लिबरल नहीं भी हैं, जो भी हैं, लिबरल कहा जाता है जिन्हें, उनको इस बात को समझना पड़ेगा। एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ती है मीडिया में, वो बढ़ती ही इसलिए है क्योंकि उनको पता है एक वर्ग इसके ऊपर उछलने लगेगा, कूदने लगेगा और उनको वही चाहिए। उछलने कूदने वाले लोग
उनको चाहिए कि छलांगे मारे कोई हमारी इस बात पे, ताकि उसके खिलाफ माहौल फिर बना सके। भाई आप सोचिए ना, ओवैसी की क्यों जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए जरूरत है ना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बोलेगा, पहले जो है कांग्रेस या कोई पार्टी उस पर उछलने लगती थी और भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव दौड़ता था ऐसे, जैसे आप तो सोशल मीडिया के आदमी है, कहते नहीं दौड़ रही है रील, वो दौड़ती थी ऐसे क्योंकि आपने उससे पंगा लिया, ठीक है। अब आप देखिए ना, किसी की रील होती है उसमें जो पंगा लेता है ट्विटर पे तो वो दौड़ती है फिर और आगे। तो पहले कांग्रेस ले लेती थी, फिर उनको समझ में आया यार ये तो फायदा ही नहीं का है, वो तो चाहते ही हैं कि हम इधर हैं उधर कौन है, कांग्रेस आ जाए तो देखो हमारा बन गया। पोलराइजेशन तो तभी होगी ना जब इधर की एक इधर है एक इधर है। कांग्रेस समझ गई, हट गई, फिर लिबरल्स आ गए कुछ, उन्होंने कहा हम इधर आ जाएंगे, फिर वो भी समझ गए, बहुत सारे लोग 90% लिबरल अब समझ गए हैं, कह रहे हैं ट्रैप है, इस ट्रैप को बिछाया गया है कि हम इसमें आए। तो अब कोई नहीं मिलता तो किसको बिठाना पड़ता है? ओवैसी की पार्टी के, आप सोचिए ना, जितने गोदी मीडिया हैं जब उनको जहर फैलाना होता है तो किसको ढूंढ के लाते हैं? किसी मौलाना को लाते हैं जो उनसे ही सेट है, जो दिखेगा ऐसा कि वो एंटी बीजेपी है मगर वो इंटरनली जो है एजेंडा उन्हीं का आगे चलवाएगा। या आप ओवैसी की पार्टी से किसी को लाएंगे या ओवैसी साहब से ही, क्यों एएनआई जो है, ओवैसी साहब के पास कितनी पार्टियां हैं, कितने वो हैं, उनका बयान क्यों आता है? मेरे पास लगभग रोज एएनआई आता था कि साहब ओवैसी साहब ने ये कहा है, आप इस पे बोलिए। मैं क्यों बोलूं भाई? हैं? क्यों ओवैसी का बयान जो है बार बार? मेरे को उनसे कोई नफरत नहीं है, मैं मानता हूं पढ़े लिखे आदमी है, मगर जो राजनीति उनकी चमकेगी वो तभी चमकेगी जब सामने बीजेपी होगी, ठीक है। और उनको कोई भारत में सरकार तो बनानी नहीं, ना उन्हें तेलंगाना में सरकार बनानी है, उनकी तो वो 2-4 सीटें हैं, उसका इंतजाम उससे हो जाएगा कि यहां से बीजेपी बोलेगी, यहां से ओवैसी बोलेंगे, उनकी वो 2-4 सीटों का इंतजाम हो जाएगा, इनके पूरे भारत का इंतजाम हो जाएगा, तो दोनों खुश। तो सामने ना रहने की जगह आप साथ में ही दिख जाए कि जो बात तुम कर रहे हो उसी बात को हम थोड़ा सा लाइटली हम कहते हैं हमने तुम्हारा सुना ही नहीं। उसने गाली दी और वो कैमरा लगा के बैठा हुआ है कि देखो अभी ये वापस ना बहन की गाली देगा ये उल्टा। उसने माँ की गाली दी और फिर कैमरा खोल के खड़ा हो गया कि अब जैसे ही ये बहन की गाली देगा मैं रिकॉर्ड करके चलाऊंगा। आपके पास क्या तरीका है? आपको हमने सुनी ही नहीं, हम चले गए, क्योंकि आपको पता है वो कैमरा लेके बैठा हुआ है, इसी चीज के इंतजार में बैठा हुआ है कि आप गाली दो और वो चलाए कि देखो साहब इसने मेरे को गाली दी। तो आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। और बीजेपी में इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी भारी भड़कम इनकी मशीनरी है, आप इनसे डायरेक्टली जो है नहीं लड़ सकते। आप सोचिए ना, मोदी किससे लड़ता है? मतलब कोई ऐसा कुश्ती का गेम हो, बॉक्सिंग का गेम हो, जिसके अंदर जो खिलाड़ी है वही तय करता हो कि मेरे खिलाफ कौन लड़ेगा, है कहीं पे? कहीं नहीं है। मगर मोदी हैं ऐसे खिलाड़ी, वो कहते नहीं आज मैं राहुल गांधी से ही लड़ूंगा, आज मैं इसमें ओवैसी से लड़ूंगा, वही तय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गेम वहीं पे सेट करना है अपना। अच्छा, राहुल गांधी से लड़ते हैं तो सेट हो जाता है गेम। ट्रैप पे फंसते हैं कई बार राहुल गांधी, उनके फंसते ही हैं, आप देखिए। अभी तक कई सालों में लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, आप लोग तो खैर पॉलिटिकल उसमें हैं ही, कि राहुल गांधी की छवि परसेप्शन बड़ा चेंज हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, कैसे? नहीं, मेहनत की है उन्होंने, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए उनको। देखिए अपोजिशन पार्टीज को मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए काम नहीं बनेगा, मगर दिल बड़ा करने की जरूरत है। जब आप अपने आप को बड़ा दल कहते हैं, आप अपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि आप पूरी अपोजिशन के लीडर हैं, तो आपको दिल थोड़ा बड़ा करने की। दिल बड़ा क्यों कह रहे हैं आप? करना चाहिए। दिल में जगह आम आदमी पार्टी को नहीं मिली इसलिए? नहीं, हम ये मानते हैं कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं जो उनके साथ स्टेट इलेक्शंस के अंदर डील करती हैं, जब भी सीटों का बंटवारा होता है उसके अंदर कांग्रेस के साथ उनको काफ़ी परेशानी होती है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा जगह अनरीजनेबल बिहेव करती है, जैसे और कोई उसकी उदाहरण वजह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। बिहार का एग्जाम्पल है, नहीं आप लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ कोई ऐसा कुछ? हमने तो दिल्ली में उनको 3 सीटें दे दी थी, 4 पे हम लड़े थे। अरविंद केजरीवाल उनके एक एक कैंडिडेट के यहाँ गए, उसकी कैंपेनिंग करके आए, 1-2 की तो 2-2 बार कैंपेनिंग करी। राहुल गांधी ने हमारे किसी कैंडिडेट की कैंपेनिंग नहीं करी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है।
करते तो लोग यही कहते ना कि आपका दिल बड़ा है। छोटी छोटी चीज़ें। और मैं आज भी ये मानता हूँ कि देखो बुरे आदमी नहीं है, वो आदमी अच्छे होंगे, मैं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे उन्हें नहीं जानता, मगर जो उनके आसपास के सलाहकार हैं उनको ये बात समझनी चाहिए और उनको समझानी चाहिए कि देखिए आप बड़े तभी बनेंगे जब आप दिल बड़ा करेंगे। और बीजेपी ने भी, जब बीजेपी के बुरे दिन थे और बीजेपी को अपनी सरकारें बनाने के लिए या अपना अस्तित्व बचाने के लिए एनडीए की ज़रूरत थी, तब उन्होंने सबको बड़ा भाई बनाया। शिवसेना को भी बड़ा भाई बनाया, अकाली दल को भी बड़ा भाई बनाया, चौटालाओं को भी बड़ा भाई बनाया, बीजेडी को भी बड़ा भाई बनाया, मायावती तक को बड़ी बहन बनाया। ठीक बात है। तो आपको बड़ा मानना पड़ेगा दूसरे को। गुजरात में क्या मसला फंसा था, बड़े भाई छोटा भाई, आप बड़ा बनने नहीं, चाहते गुजरात में हमारी मुझे नहीं लगता कि कोई भी अलायंस की बात हुई कभी, पहले भी नहीं हुई, इस बार अब जैसे ये इस पे एक आरोप लगता है ना कि गुजरात में तो बीजेपी के बाद कोई पार्टी थी तो कांग्रेस थी। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां जाती है ताकि कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत हमें मतदान लगता का है 30 साल हो गए भाई, आप कितना समय देती कांग्रेस को भाई? कोई बपौती तो नहीं है ना कि भाई हम ही जीतेंगे, जब हमारा समय आएगा तब हम जीत जाएंगे, तुम कोई मत आओ। और जितने भी जनरली राज्यों के अंदर सरकारें बनी बीजेपी की, वो तो कांग्रेस से ही छीन के बनी ना ज्यादातर। वो तो अब जाके मोदी 10 साल बाद इतने स्टेबलाइज हो गए, या उन्होंने एजेंसियों को इस तरीके से जो है पंगु बना दिया है कि अब वो जो है जिनसे नहीं जीत पाए थे अब तक, उनसे जीतने लगे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये तो वो किले थे ना जो वो ढाई नहीं पाए थे। लेफ्ट हो, वो तो इतने ज्यादा कंट्रोल के बाद और इतनी बेईमानी और चोरी के बाद कर पाए। वरना जो पहले 10 साल थे तो उन्होंने जहां चाहा वहां कांग्रेस को ही उखाड़ के अपनी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, ये सारा की सारी जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट है, सब जगह उन्होंने कांग्रेस को ही पछाड़ा और सरकारें बनाई। और बाकी जगह तो हम नहीं थे, राजस्थान में भी हम नहीं थे, मध्य प्रदेश में भी हम नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, यही है। गुजरात में फोकस का कोई खास कारण था? गुजरात के अंदर देखिए, गुजरात को हम मानते हैं कि वो बीजेपी की प्रयोगशाला है, उनकी लेबोरेटरी है। वो मॉडल है जिसकी झूठी डुगडुगी बजा के मोदी ने जो है 2014 के अंदर प्रधानमंत्री तक की जो है पारी पूरी की। तो हमें लगता है कि वहाँ अगर हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे तो एक मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सब जो है बबल था, मीडिया ने क्रिएट किया था। मतलब मामला यह है कि सबसे कठोर जो गेम मैदान है उनका, इनके वहां जाके खेलना, वहाँ इनके यहाँ जाके, उनके होम ग्राउंड पे सफल हो पाएंगे। देखिए मेहनत तो हम लोग बहुत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछली बार हम लोग 5 सीटें जीते थे, इस बार हम अच्छा करेंगे। बहुत मेहनत वहाँ पे चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी मुझे लगता है महीने में एक बार 3-4 दिन वहाँ जाते हैं, 3 दिन 2 दिन 3 दिन हर महीने जाते हैं। तो मेहनत दिल्ली कम रह रहे हैं, या तो पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली से मोहभंग हो गया। नहीं, बेसिकली रहते तो दिल्ली में ही है। ये बहुत लोगों को एक डाउट रहता है, मैंने तो अरविंद जी को कहा भी कि भाई ये लोगों के मन में डाउट है, उन्होंने बोला है तो है। मगर हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है या हमारी पार्टी के जो लेट से लोकसभा इंचार्ज हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही रहते हैं बेसिकली। ज्यादा दिखते तो पंजाब में, हाँ, रैलियों में, स्टेज। प्रॉब्लम क्या है कि उतने उनके जितने भी पब्लिक अपीयरेंसेज हैं वो या तो गोवा में दिखेंगे या पंजाब में दिखेंगे या गुजरात में दिखेंगे। और क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है और पंजाब में हमारी सरकार भी है, सबसे पहले इलेक्शन भी आने वाला है, तो पंजाब में क्योंकि आपके पास सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए उनकी अपीयरेंसेज ज़्यादा थोड़ी जो है एम्पलीफाई होती हैं। इसलिए ये लगता है लोगों को पंजाब में रह रहे हैं, मगर रह वो दिल्ली में ही रहे हैं। महीने में 2 या 3 दिन पंजाब होते हैं, 2 या 3 दिन ही गोवा होते हैं और 2 या 3 दिन ही वो गुजरात होते हैं। तो आप मान सकते हैं कि पूरे महीने में 9 दिन वो दिल्ली के बाहर होते हैं। 20 से 21 दिन मैं आपको पूरी कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूं। क्या है आपके नेताजी की? सड़क पे दिख नहीं रहे, पब्लिक अपीयरेंस है नहीं, करते क्या है दिल्ली के अंदर? देखिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि उनके पास जाता नहीं हूँ, तो मतलब तो मुझे बहुत ज़्यादा रूटीन नहीं पता। मुझे तो उतना पता है कि मैं मीटिंग के लिए बुलाता हूँ, जब मैं आपको अपना व्हाट्सएप खोल के दिखा दूंगा।
जब मैंने बोला कि सर आई वांट टू मीट यू, आप देखो वो बोले कि शाम को आ जा, या कल सुबह आ जा। ऐसा कभी नहीं आएगा कि अभी मैं 3 दिन बाहर हूं और मेरा ये मानना है मोटे तौर पे इन्हीं तीनों राज्यों की सुबह से लेकर शाम तक या तो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं या मीटिंग्स होती हैं, सुबह से शाम तक होती हैं। मतलब पूरा फोकस संगठन एनर्जी इस वक्त इन 3 राज्यों में है। संगठनों को लेके गोवा में क्या हुआ, उस विधानसभा में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ, वो संगठन इतने लोग बनने थे क्या हुआ, नए मेंबर्स कितने बने, उनकी शपथ कब कराओगे वहाँ पे। अब यहाँ पे अब जैसे गुजरात में सिविक बॉडी इलेक्शन आ गया, तो 2-2.5 महीने सिविक बॉडी इलेक्शन में चले गए। कैंडिडेट्स ढूंढे जा रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं संगठन है, कहीं नहीं है, बहुत मत्थापच्ची होती है। ऐसे पंजाब के अंदर है, अभी लोकल बॉडी चुनाव हुए तो 1-2 महीने उसी में लगे। फिर गोवा के अंदर भी लोकल बॉडी चुनाव हुए, जिला परिषद वगैरह के, उसके अंदर लगे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंट्रल नहीं होता, वो छोटे चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज़ के, या बीच बीच में बाई इलेक्शंस हो जाते हैं। बीच में पंजाब के 2-3 बार बाई इलेक्शन हो चुके, गोवा के हुए थे डिक्लेयर, उसकी तैयारी हुई, फिर वो कैंसिल हो गए। तो एक्टिव प्लेग्राउंड्स जहाँ पे हैं वहाँ पे तो रहना भी पड़ता है और टाइम इसमें लगता है। इतना भी बता सकता हूँ कि लगभग जो है दिन के 12-14 घंटे वो इस काम में लगे हुए हैं रोज के। चलिए, आप लोगों ने 4 घंटा तो कम किया, बीजेपी वाले मोदी जी वो को 18 घंटे बताते हैं। हाँ, तो अभी बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को 3-4 घंटा। 18 घंटे हैं। अच्छा सर, उमर खालिद के बारे में क्या टिप्पणी आपकी? बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स जो जेल में हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। गलत है, ट्रायल तो होना ही चाहिए। आप बिना ट्रायल के तो किसी को भी नहीं रह सकते। डू यू थिंक मुसलमान होने के कारण ऐसा हो रहा है? बड़ा कारण तो यही है, बड़ा कारण तो यही है कि बीजेपी के लिए आसान है किसी आदमी को टेररिस्ट जो है ब्रांड कर देना। अगर वो मुसलमान है या सरदार है तो आपके लिए सबसे आसान है, और क्रिश्चियन है तो उसको क्रिश्चियन मिशनरी या जॉर्ज सोरोस का जो है एजेंट या ये करना बड़ा आसान है, टाइप कास्ट करना बहुत आसान है। तो उनके नैरेटिव में सूट करता है उन्हें। ठीक, 2-3 सवाल हैं सर, छोटे छोटे, कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से चुन लीजिएगा प्लीज। देश के प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है 2 नामों में से अगर एक बने तो फिर भी देश के लिए ठीक रहेगा, आदित्यनाथ या अमित शाह? दोनों ही देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपको क्या एक तो बताऊं? चुनना पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा है इनके बारे में। दोनों ही अपने अपने स्तर पे गंदे लोग हैं, मतलब दे आर नॉट गुड पीपल। किस तरह की गंदगी? अब देखिए, अमित शाह तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, ये जिसके पीछे लगाई जाती है, तो अमित शाह तो उसके अंदर मेन प्लेयर रहते हैं। ठीक है, उनका पुराना इतिहास भी जो गुजरात का है, जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे और जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर बार बार लगते रहे, कोई शरीफ आदमी के ऊपर तो नहीं लगते। और योगी आदित्यनाथ के बारे में मैंने सुना था कि लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने जो है अपने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, और मैं सुनता था कि बड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं, बीजेपी के लोगों से अलग हैं। मगर जिस तरीके से मंदिर के अंदर चढ़ावे चोरी को उन्होंने हैंडल किया, वो काफ़ी कमज़ोर मुख्यमंत्री की तरह जो है दिख रहे हैं। आप सोचिए ना, मतलब भारत के अंदर हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है अयोध्या का राम मंदिर, और उसके अंदर करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हो गई। और आप एक बिल्कुल लचर सा बयान ही दे रहे हैं, किसी को बचाया, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते आप योगी आदित्यनाथ से। मतलब योगी आदित्यनाथ से आप एक्सपेक्ट करते थे वो कौन, क्या है वो, चंपत राय का तो घर पे बुलडोजर चला देना चाहिए था उसी दिन। मतलब योगी से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी दिन बुलडोजर गया और जो है चंपत राय का बुलडोजर घर बुलडोजर से ढहा दिया। दूसरे किसी आरोपी का जो है गाड़ी पलट गया, भागते हुए एनकाउंटर हो गया। भाई यही तो आप एक्सपेक्ट करते हैं योगी से। मतलब आप एंडोर्स तो नहीं कर रहे ना? मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये इनकी छवि थी। तो आप अपनी, तो आपकी वो जो छवि थी वो नकली थी।
वो आपने बनाई थी, बबल था, क्रिएट की थी आपने, वो है ना, क्या बोलते हैं वो, आपने वो टेलर की थी वो छवि, आपकी वो छवि असली नहीं है। वरना अब तक इन लोगों का साथ कुछ तो होता, इस तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब आप 16 हजार रुपए तनख्वाह पाने वाले लोगों को आप गिरफ्तार करके कह रहे हैं कि साहब हमने पकड़ लिया है। क्या मतलब ये क्या संभव है? ये कैसे हो सकता है? तो उनकी वो इमेज जो है, तो दोनों ही, मैं बहुत चाहता था कि मैं आपको इनमें से दोनों में से कोई एक तो देखिए बताना तो पड़ेगा सर, देता मैं आपको, मगर दोनों ठीक लोग नहीं है, ये ठीक लोग नहीं। चलिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इनमें से कौन प्रधानमंत्री बने? यार आप प्रधानमंत्री मुझसे किसी को भी मत बनवाओ फिलहाल। मैं केजरीवाल जी को नहीं बनवाऊंगा अभी। नहीं, हम तो नाम लेना ही क्या। तीनों में से किसी एक का। देखिए मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, दिल जिसका बड़ा है, और सबको पता है किसका बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है वही बने प्रधानमंत्री। सबको क्या पता है, मतलब सबके अलग, सबको पता है। आप बताइए, आपको भी पता है? नहीं, मुझे क्यों पता है? जिसका दिल बड़ा है उसको बनाना, क्योंकि देखो अभी तो सत्ता है नहीं। सत्ता मिलने के बाद आप किन किन लोगों को अकोमोडेट करोगे और किन किन लोगों को डंडा दिखाओगे, ये बड़ा मुश्किल है फिर। तो अगर आप आज आपके अंदर ये वो गुण देखते हैं कि हाँ यार ये आदमी ठीक है, तो ठीक है, वरना गड़बड़ है। देखिए दिल के साइज की बात अभी चर्चा में हमारी हुई है राहुल गांधी के। मैं वो आप छोटा बता रहे थे। मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा आपके, जो मेहनत करे उसको बनवा देना साहब आप, और क्या, मेरे बनाने से कोई ना बनेंगे। नहीं, मैं तो आपकी राय मानूं। हम तो चाहेंगे अरविंद केजरीवाल बने, क्यों राहुल गांधी बने, और क्यों कोई और बने भाई, हम तो यही चाहेंगे और दिन रात यही चाहेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी कभी संयोजक वाली जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकले, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, ये क्या है ना, हमारे यहाँ बड़ी कंट्रोवर्शियल वाली चीज़ है हमारे यहाँ। मतलब एक पॉलिटिकल आदमी से हम ये पूछें, अब मेरी मतलब आप कह रहे हैं ना रील दौड़ गई, हाँ, दौड़ाने का कुछ ईंधन दीजिए। इन पे नहीं दौड़ाएंगे, हम अपना करियर कोई ना खत्म कर लेंगे आपकी रील के लिए। ये चीज़ें बड़ी जो है कंट्रोवर्शियल होती हैं, और एक पॉलिटिकल आदमी को इनमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ये गड़बड़ है, इससे करियर खत्म हो जाते हैं। अच्छा चलिए, ऑप्शंस नहीं देते हैं, आप जवाब देंगे भी नहीं। डू यू एवर रिग्रेट कि आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को राज्यसभा भेजा, थोड़े बेहतर लोग, कर्मठ लोग जो पार्टी से जुड़े थे, उनको भेजा जा सकता था? चॉइसेस ऑफ राज्यसभा कैंडिडेट्स, मुझे लग रहा है कुछ चॉइसेस तो ठीक ही थी, एक आध कोई बदली जा सकती थी, जैसे थे, अब आपको बताना ठीक नहीं है, पर एक दो जो थे वो अगर बेहतर होते तो और अच्छा था। मगर ये जो ममता बनर्जी वाला हुआ ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत डिस्कशन हुआ कि यार इसको गलत भेज दिया, इसको गलत भेज दिया। नेताजी अरविंद जी ने खुद बोला एक आध जगह कि यार इसको नहीं भेजना चाहिए था, गड़बड़ हो गई मुझसे, है, मगर हमसे गड़बड़ हो गई। मगर जब ये ममता बनर्जी वाली पार्टी टूटी ना, 20 लोग, फिर हमने कहा यार तुम किसी को भी भेज देते, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। स्वाति मालीवाल या राघव चड्ढा, किसके जाने का ज्यादा दुख हुआ सर? मुझे तो दोनों के जाने का कोई दुख नहीं हुआ, मैं तो दोनों को ही, एक को आप लोगों ने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल पंजाब में। देखिए मेरा मानना था कि इन दोनों का पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, और उसके बावजूद राज्यसभा गए तो दुख हुआ होगा ना। ठीक था, इनके पास अपने अपने तरीके के काम थे तो ये करते थे, तो इनको राज्यसभा मिल गया। मगर ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि देखिए फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये लोग गए साथ के साथ, इनमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके साथ आप कहो कि एक कार्यकर्ता जाके खड़ा हो गया कि मैं भी जा रहा हूं राघव के साथ, एक भी नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? नॉट इवन वन। कितनी बड़ी बात है। मतलब एक काउंसलर भी जाता है, आप देखिए ज्वाइनिंग होती है ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ज्वाइनिंग कराते हैं, कांग्रेस में ज्वाइनिंग कराते हैं, तो कहते हैं साहब ये पूर्व पार्षद थे, उनके साथ भी 15 लोग ज्वाइन करते हैं, हम भी ज्वाइन कराते हैं ना, तो 10-15 लोगों को पटका पहनाना पड़ता है। और सिटिंग पार्षद होता है तो उसके साथ 100 लोग होते हैं, वो टोपी पहना के उसको पटका पहनाते हैं, फिर 100 लोगों को हाथ धर जाते हैं पहना के, फोटो खींचती है कि इलाके में जाएगी कि साहब मैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गया हूँ। ये तो कोई नहीं गया इनके साथ। तो आम आदमी पार्टी के अपने का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था, इसलिए दुख नहीं होता।
पार्टी मतलब के लिए। बिना कंट्रीब्यूशन के राज्यसभा भेज दिया गया। आप नेता छोड़िए, मुझे लगता है कि ये लोग अपने लेवल पे जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर थे वो थे। फॉर एग्जांपल स्वाति मालीवाल थी, वो महिलाओं के विषय में वुमेन उसके अंदर करती थी, ठीक है। राघव थे, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को अपील करते थे, हमारे प्रवक्ता थे, अच्छा बोलते थे, ठीक है, एडिट था। मगर नहीं है तो ये हमारा कुछ लेके गए, ये कुछ नहीं लेके गए हमारा। मैं सही बता रहा हूं आपको, आप सर्वे कर लो, आप तो पार्टी ऑफिस में हो, यहीं से जाके पूछो कि अच्छा राघव गया तो कितना दुख हुआ, वो कहेगा कि मैंने केक काटा। मतलब राघव से मैं वही चॉइसेस की बात मैं कर रहा था ना इससे पहले। भाई आप कह रहे हैं मैं कंट्रीब्यूटर बता तो नहीं रहा हूँ, था। ये इंडिविजुअल तरीके के कंट्रीब्यूटर थे, ठीक है ना, बता तो रहा हूँ आपको, इंडिविजुअल तरीके के कंट्रीब्यूटर थे। और पार्टियों में अब मैंने क्या ना नाम ले देता हूँ ना तो फिर वो नाराज हो जाते हैं लोग। होने दीजिए जैसे सर। कहीं पे मैंने अलका लांबा का नाम ले दिया, अच्छा मैंने किसी बुरे कॉन्टेक्स्ट में नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बताया, मैं राघव का एग्जाम्पल किसी को समझा रहा था, मैंने कहा भाई ऐसा होता है, ये रील्स पे जो व्यूज होते हैं वो अलग होते हैं। एक बार मैं अलका लांबा जी के साथ राजस्थान गया, मैं, मेरी पत्नी और अलका लांबा गए थे, तो वहां पे 2-3 किलोमीटर पे वो कुछ लोग इंतजार करते हैं, जैसे राजस्थान में चल रहे हैं, माला अब पहनाएंगे। वो जैसे ही उतरते थे उनका एक आदमी फेसबुक लाइव कर देता था। अब वो जितने लोगों का फेसबुक लाइव हुआ वो सब उसको लाइक करते थे, उसको शेयर करते थे, व्यूज बढ़ते थे। तो मैंने एक एग्जाम्पल देने पे कहा कि भाई मगर जब वो चुनाव लड़ी चांदनी चौक का, उनको शायद 3000 वोट आई। अब वो उस पर नाराज हो गई, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे बारे में फलाना बोला ढिकाना बोला। तो अब मैं ऐसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स का एग्जाम्पल आपको तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, कांग्रेस, इनमें दे सकता हूं जो राज्यसभा में हैं। और वो अगर जाएंगे तो लोग जो है, अभी जैसे केरला की बात हो रही थी, बहुत सारे लोग चाहते थे कि जो है केसी वेणुगोपाल जी जो है चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाए। अब नहीं बने तो दुखी हो गए वो सब लोग। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो ठीक है कि है, क्योंकि अच्छा, स्वाति वाला जो पूरा एपिसोड था सर, स्वाति हाँ। मालीवाल वाला, जब वो बाहर आती हैं, आरोप लगाती हैं, विभव कुमार वाला पूरा वो फियास्को, एज अ मेल पॉलिटिशियन पहला थॉट क्या आया आपके दिमाग में? देखिए मैं इन सबको जानता हूँ, जितने कैरेक्टर है ना, ये सब कैरेक्टर को आप जानते हो। जैसे आप अपने इस कैमरामैन को जानते हैं, आप इस कैमरामैन को जानते हैं, आपके ऑफिस में कुछ लोग होंगे तो उनको भी जानते हैं, ठीक है। और आपके दोनों तीनों लोग आके आपको बताएं कि साहब उसने ना मेरी पॉकेट मार ली, तो एक आपको आइडिया है कि यार ये पॉकेट तो नहीं मार सकता, गाली तो दे सकता है, मगर इसने पॉकेट नहीं मारी होगी। मोटा मोटी आपको ना लोगों के कैरेक्टर इज नॉट अ वर्ड, लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसका अंदाजा है। तो मैं ये बात नहीं मानता हूं कि इस तरीके से मुख्यमंत्री के घर में उनके साथ ऐसी मारपीट हो सकती है। मेरा ये इंडिविजुअल मानना है। मतलब पहला थॉट भी आपके दिमाग में यही आया? हाँ। स्वाति के साथ कोई संपर्क साधने की आपने कोशिश की? एक ह्यूमन ग्राउंड पे ही एक महिला ऐसे आरोप लगा रही है तो बात की जाए, क्या हुआ है? इस तरीके के मामलों में ना बड़ा वो रहता है, आप बात करें, दूसरा आदमी सोचे कि पता नहीं आपसे क्यों बात कर रहे हैं, है ना। और जब इस तरीके का मामला हो जिसमें पुलिस है, पूरी की पूरी मीडिया पीछे लगी हुई है, हर चीज़ को पता नहीं किस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो हमने ना इनसे बात की विभव भाई से, ना स्वाति जी से बात की। हमने नहीं बात की इनसे, पूछा कि भाई क्या हुआ, हमें बताओ। जो होता है वो भी बड़ा कंफर्टेबल नहीं होता बताने के लिए, तो हमने तो इस विषय में जो है इन दोनों से ही चर्चा नहीं की। अच्छा, पीछे के लोग, ये राज्यसभा वाले छोड़ दीजिए, इस पर आप नाम नहीं लेंगे, नाराजगी बढ़ जाएगी। पीछे कई लोग छोड़ के गए, कपिल मिश्रा का नाम तो चर्चा में आपने लिया, कुमार गए थे, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इनमें से किसी के जाने का दुख सा होता है क्या? देखिए कई लोग जो थे वो ठीक थे, और महत्वाकांक्षाएं कहिए या परिस्थिति कहिए, इनमें से किसी एक को दिल्ली ज्वाइन करवाना हो, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप दिल्ली के, किसको ज्वाइन करवाना चाहेंगे? हम किसी को नहीं ज्वाइन कराएंगे। मतलब कोई ठीक नहीं था?
अब सब लोग अपने अपने जहाँ हैं सही हैं। कथावाचन नहीं करना था कुमार विश्वास को, मतलब कुमार विश्वास ठीक है, तो खुश है वो अपना, और क्या, अपना अपना मजे में है। अब आप देखिए ना कितना कितना जो है वो शौर्य और धन और सब कुछ अर्जित कर रहे हैं, बढ़िया तो है। उनका कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अपना बढ़िया है। सांसद नहीं कहलाए, पूर्व सांसद नहीं कहलाए, नुकसान तो हुआ है। सांसद कोई पार्टी तो बनाई देगी, ऐसी बात भी नहीं। यही लड़ाई थी क्या? अब देखिए, तो बड़े लोगों का झगड़ा था। हम लोग तो बड़े जूनियर, बातें घुमाएंगे। हम लोग तो बड़े जूनियर प्लेयर हैं। हम लोग बड़े जूनियर प्लेयर हैं, हम लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़ते। किसी के बारे में बोल दो, फिर वो आदमी गरियाता रहता है पीछे से। आपने क्या, फिर कोई तीसरा आदमी ट्वीट करके बताता है कि यार देखो वो आपको वहां आप ही तो बता रहे थे नेताओं की चमड़ी मोटी होती है, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो बट थोड़ा बुरा तो लगता ही है। अच्छा, बुरा लगता है सर? बुरा तो लगता ही है। चलिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये ऑप्शन वाला ही है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, मतलब ये रिक्वेस्ट भी है और प्लीज इंटरव्यूअर की डिमांड पे, आसान सही है। सेंटर कमजोर हो तो पार्टियां टूटने लगती हैं, आपने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड बोली थी। सेंटर मतलब पार्टी का सेंटर, पार्टी का सेंटर एक्सियल पॉइंट जो आपका है, पार्टी का सेंटर कमजोर हो, यानी कि उसकी पावर अगर कम हो तो पार्टी के अंदर बिखराव, मनमुटाव बढ़ता है। बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े पावरफुल अपने सेंटर को होल्ड करते हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए भी कही जाती है। ज्यादा पावर कौन होल्ड कर पाता है अपने एक्सेस पॉइंट पे, केजरीवाल या मोदी? मोदी के पास तो असीमित पावर है भाई। पर्सनैलिटी ट्रेट के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से मोदी। अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल जी से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ आप मीटिंग्स में, जैसे हमारे वेंडर्स हैं बहुत सारे जिन्होंने अलग अलग समय पे अरविंद जी के साथ काम किया है, 2-2, 3-3 घंटे की डिस्कशंस किए हैं, प्रेजेंटेशंस दिए हैं। अगर आप कोई लॉजिकल बात कहते हैं उनकी बात के विरोध में भी, और लॉजिक होता है तो उसको एक्सेप्ट करते, कहते हैं हाँ ये ठीक है। ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी का कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। छोटा मोदी कहते हैं कई लोग सोशल मीडिया, आपने सुना तो होगा, इस लाइन तो सुने होंगे। लोग कहते हैं, कई लोग जो यहाँ से गए हैं छोड़ के, देखिए ऑब्वियसली कई लोग जो छोड़ के गए उनके मन में अरविंद केजरीवाल जी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं होगी। आप भी जैसे जब आप कोई संस्था छोड़ते हैं और इस वजह से छोड़ते हैं कि आपको इतने साल से कोई हाइक ही नहीं दे रहा है, वो बहुत बड़ा खड़ूस है, ना प्रमोशन दे रहा है, ना पैसे बढ़ा रहा है, तो आप जब छोड़ते हैं तो फिर उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते आपको, और वो आपके साइकोलॉजिकली भी आपके लिए अच्छा है वो, कि आप सोचो कि बुरा है उसको छोड़ दिया, अब हम अच्छी जगह जा रहे हैं। वरना आप हमेशा यही सोचते रहेंगे यार बड़ी अच्छी जगह थी, छोड़नी पड़ गई, तो वो बुरा ही बोलेंगे, वो क्या अच्छा बोलेंगे, वो तो कुछ ना कुछ इस तरीके का निकाल के बोलेंगे। मतलब ज़्यादा कंट्रोलिंग नरेंद्र मोदी हैं अरविंद केजरीवाल नहीं। आप देखिए ना कितने सारे लोग ये बोलते हैं साहब ये पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने लूटा। कपिल मिश्रा ने बोला है ना कि ये तो बहुत लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। भाई तुम भी तो मंत्री थे, तुमसे पैसे लिए थे, तुम्हें मंत्री बनाया था, लिए थे तो बता दो। तुमको 2 बार टिकट दिया, तुमसे पैसे लिए थे टिकट देने के लिए, तो तुम बता दो। तुम तो मंत्री थे, जल बोर्ड के मंत्री थे, तुम कितना पैसा देते थे महीने का या साल भर का अरविंद केजरीवाल को या पार्टी को देते थे, तो बताओ तो सही। एक बात बताई तुमने कि मेरे सामने सत्येंद्र जैन ने बैग से 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए, ये बात कपिल मिश्रा ने बताई। सत्येंद्र जैन ने मानहानि का दावा कर दिया, फिर कपिल मिश्रा ने माफी मांगी उस चीज के लिए। एक ही आरोप लगाया, वो भी झूठा था, क्योंकि उस वक्त सनसनीखेज बनाने का उनके पास इंसेंटिव था। बीजेपी ने उसको खूब चैनलों पे दिन रात चलवाया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार की कीचड़ फेंकी, और फिर जब बाद में माफी मांग ली, साबित नहीं कर पाए कुछ। तो सदन में आप लोग जो बोलते हैं, नहीं वो ये भी नहीं बता पाए तुम कितने बज के कितने मिनट पे गए थे। हमारा वॉलंटियर पहले दिन से ये पूछ रहा था, मैं भी ये पूछ रहा था कि तुम छोड़ो तुमने बैग देखा या नहीं देखा, बात खत्म करो, तुम ये बता दो उस दिन तुम कितने बजे गए थे, टाइमिंग बताओ। तो हम सीसीटीवी में देख के बता देंगे, क्योंकि उस दिन अरविंद केजरीवाल के घर में वो गया ही नहीं। उसने अपनी जल्दबाजी में दिन भी वो चूज कर लिया जिस दिन वो अरविंद केजरीवाल के घर ही नहीं गए।
वो टेक्निकली बड़ा हाँ। गलत आरोप लगा दिया। हाँ, अच्छा, आप लोग सदन में जब कुछ बोलते हैं सर, भाषण जब होता है, मतलब जब बोलते थे, तो पार्टी में कुछ फैसला होता है क्या यार इस बारे में बोलना है, ऐसा कुछ करना है? हाँ, जो फ्लोर मैनेजमेंट होती है सदन के अंदर, ये पार्टी में तय होता है कि भाई इस जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के ऊपर जो है पार्टी ये वाला डिस्कशन लेके आएगी, तो आप सब लोग इस पर तैयारी करिए। ये मेन पॉइंट्स हैं। स्नूपगेट कांड पे बोला था कपिल मिश्रा ने जब मंत्री थे, हाँ, किसका फैसला था वो? मुझे लगता है वो तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था और उस पर सब लोग बोले थे। स्नूपगेट कांड पे प्रॉपर पूरी डिटेल के साथ। अब ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या वो कोई डिस्कशन था जिसको पार्टी लेके आई थी और उस डिस्कशन के अंदर वो भी एक थे, या कोई आउट ऑफ टर्न वो मामला कुछ था और वो अपना लेके मामला शुरू हो कुछ गए और वो। था, वो शुरू हुआ था। तो फिर वो अपने हिसाब से लेके आए थे। अगर वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं था और बाकी लोग नहीं बोले थे तो फिर वो खुद बोले थे, उनको बहुत खुजली थी इस चीज की। आप देखिए वो खूब जो है इस चीज के लिए पंगेबाजी लेते हुए घूमते थे। कभी अनुपम खेर से पंगा लिया था उन्होंने, हाँ, आपको याद है? अब Lit कोई fest। अरविंद केजरीवाल कोई ना बोलेंगे कि जाके अनुपम खेर से पंगा लो। तो हाउ डिड द पार्टी टेक इट? ये बड़ा एग्रेसिव सा स्टैंड होता है ना, जो पॉपुलर धारणा एक बनी हुई है उस पे आप बोल दो। अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि पार्टी के अंदर ना इतना जो है कंट्रोल नहीं है इस तरीके का कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इतनी स्वच्छंदता है। इसलिए उन्होंने भी जो बहुत कुछ बोलते थे उनका ठीक है, बोल दिया करके चलता था, मगर वो बोलते अपनी इमेज के लिए थे कि मैं अपनी फायर ब्रांड इमेज जो है क्रिएट करूं, इस तरीके से उनका था। अब बीजेपी ने उनको रोका हुआ है, जो उनको मंत्री बनाया गया, तो उनको मेरा मानना है कि ये डायरेक्शन है कि भाई ज़्यादा नहीं बोलना। तो आप देखो बिल्कुल चुप रहते हैं, ठीक है, कम बोलना रहता है। कम। चलिए सर, उम्मीदें क्या क्या हैं? दिल पंजाब जब आप लोगों का टूटा तो कहा गया कि विधायक भी टूटेंगे, मतलब राज्यसभा सांसद जब गए, विधायक बचे हुए हैं? विधायक तो इंटैक्ट है, नहीं जाएंगे? विधायक इंटैक्ट है। लिख के दे सकते हैं आप? अब लिख के देने की क्या आपने वैल्यू कह ही है? दिया, आप तो जब टीएमसी टूट गई तो कुछ हाँ, नहीं। लिख के देने की क्या वैल्यू है उसकी? अब मैं क्या, चुनावों की मेरा क्या ऐसा मानना है कि अभी जो है दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, दिल्ली का चुनाव जब हुआ था तो आपको याद होगा बहुत अफवाह थी कि अब आम आदमी पार्टी का विधायक दल तोड़ेंगे, मन नहीं टूटा। और यहाँ भी जो है पंजाब की भी बड़ी कोशिशें हुई, वो नहीं टूटे। ये राज्यसभा के लोग थे, क्योंकि इनको इलेक्शन नहीं लड़ना, ना इन्होंने लड़ा, तो इनके कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, इनके ले दे के इनकी अपना ज़मीर ही था जिसको इन्हें स्टेक पे रख के पार्टी बदलनी थी, वो इन्होंने बदल ली। चुनावों की क्या अपेक्षाएं हैं सर कौन से चुनाव? आने वाले? पंजाब का चुनाव हमारा अच्छा होगा। पंजाब के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना मैंडेट हमारा था लगभग उतना हम रिपीट करेंगे, मेंटेन कर लेंगे। हाँ, हम जो मुझे लग रहा है 119 है शायद, 119 में से 90-95 इस बार भी लाएंगे, आप देखिएगा। अच्छा, मतलब कम तो हो रहा है? नहीं, उतनी है ना, 92 थी। अच्छा, हाँ, ठीक अब है। भी हम 90-95 के करीब लाएंगे, ले आएंगे। हाँ, गुजरात का मेरे को बहुत आइडिया नहीं है, मेरा जो है उसका आकलन कम है, मगर गुजरात हम अच्छा करेंगे। पिछली बार के मुकाबले गुजरात हम बहुत अच्छा करेंगे और गोवा बहुत अच्छा करेंगे। दोनों जगह आप देखेंगे कि हम थोड़ा सरप्राइज देंगे आप लोगों को। अच्छा जी, कहीं पे सरकार बनने जैसे? गुजरात तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ दीजिए। गोवा में नहीं, कुछ भी हो सकता है। गुजरात में सरकार बना गुजरात में भी हो सकता है, हाँ। गुजरात के अंदर जिस तरीके की भीड़ हमारी सभाओं में आ रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सेंट्रल आइडिया क्या है गुजरात चुनाव के पीछे? सरकार बनाना वहां पे, कैंपेनिंग का किस चीज के खिलाफ? बेसिकली देखिए, वहां पे जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, रूरल के अंदर, वहां बहुत डिस्ट्रेस है। जिस गुजरात को दिखाया गया 2014 में मीडिया में, वैसा नहीं है। वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, वहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है, गरीबों को सहूलियत नहीं है, और किसानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, चाहे वो कॉटन फार्मर हों या दूसरे हों। और उन लोगों की सरकार सुध भी नहीं लेती है। वैसे तो शराब बंदी है, मगर हर होटल में मिलता है।
आपको डिलीवर होती है शराब, जो बिहार में हालत है। हाँ डिलीवर होती है, ठीक है। तो ये सबको दिख रहा है वहां पे कि मतलब एक बबल था, एक झूठ है जिसको फैलाया गया है। तो लोग उनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, और क्योंकि 30 साल से बीजेपी वहां पे है तो उनको विश्वास नहीं होता कि यार ये हार पाएंगे। उनकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता नहीं कि सब गुजराती एक होके इनको हरा देंगे। कन्विक्शन की कमी है, उनको ऐसा लगता है यार यही जीत जाते हैं वो। मतलब लोग, आप सोचिए कुछ सालों बाद ऐसी हालत हो जाती है कि लोग कहते हैं यार इनके खिलाफ क्या बोलना यार, जीतना तो इन्हीं को है। चुनाव में इनके खिलाफ क्या कैंपेनिंग करना है यार, जीतना तो इन्हीं को है। इनके खिलाफ मैं क्यों जाऊं दूसरी पार्टी की मीटिंग में यार, जब जीतना इन्हीं को है। बाद में मेरी जो है मेरे पीछे लगेंगे। पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, मुकदमे बहुत आसानी से दर्ज करते हैं। 3-3 महीने तक छोटे छोटे मुकदमों में अंदर रखते हैं, बेल ही नहीं होने देते। वकील आता ही नहीं है दूसरी साइड का। तो गुजरात तो बिल्कुल होम टर्फ हो गया ना। हाँ, मतलब छोटे से मुकदमे के अंदर आपको अंदर किया, कोर्ट में पेश करा, प्रोसिक्यूशन का वकील ही नहीं आया, साहब अगली डेट दे दो, ठीक है अगले महीने। फिर वो कोई बहाना कर गया, पुलिस वाला नहीं आया, अगले महीने। अरे साहब अब तो चार्जशीट होने ही वाली है, चार्जशीट दायर कर दे, चलो अगले महीने। 3 महीने तो ऐसे ही निकाल दिए। ये हैरेसमेंट है। लोगों के दिमाग में भी एक वो ये डर है, लोगों के मन में बहुत डर है। उस डर को निकालेंगे आप यार 3 महीने अंदर हो जाएंगे, लेना देना कुछ नहीं है, और सारे और जीतना इन्हीं को है फिर से, और फिर इन्हीं को जीतना है। ये विश्वास है, ये डर है उनके मन में, ये उनके मन में एक विश्वास भी है। बिल्कुल ठीक बात है कि अंदर से विश्वास शब्द ठीक नहीं है, ये एप्रीहेंशन है उनकी। आशंका यही है इनकी कि यार जीतना तो इन्हीं को है। तो आप लोग तोड़ पाएंगे इस आशंका को, आपको लग रहा है? तोड़ना पड़ेगा, देश को बचाना है तो तोड़ना पड़ेगा, वरना ये आशंका पूरे देश में आ जाएगी। ये पूरे देश में आ जाएगी आशंका। जो ये बोलते हैं ना बार बार कि हम 50 साल तक नहीं जाने वाले, ये इसी आशंका, क्योंकि इनकी गुजरात की लेबोरेटरी में उन्होंने सीखा है। सर 293 प्लस आप लोगों के साथ 320, आपके टीएमसी के 320, शिवसेना के फिर 6, 326, 360 प्लस का आंकड़ा तो आ ही जाएगा धीरे धीरे। संविधान बदल देंगे फिर, हो सकता है ऐसी आशंका है क्या आप लोगों की? देखो, संविधान को बदलने की बात तो खुद तो मुंह से कई बार कह चुके हैं। संविधान और संविधान की बात करना इनको पसंद कोई ना है। आप आरएसएस के लोगों से वैसे प्राइवेट में बात कीजिए, जो आपको पार्कों में मिलते हैं कभी कभी, वो कहते हैं संविधान क्या होता है। नहीं, आपने जो कहा ना कि 50 साल तक नहीं जाएंगे, तो इस स्थिति में जा तो सकते हैं। आशंका बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मोदी की पॉपुलैरिटी तो गिर रही है, और बहुत स्पीड से गिर रही है, और दिख रहा है सबको कि मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है। चाहे राम मंदिर वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो नीट वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो इथेनॉल वाला इंसिडेंट हो, मोदीज पॉपुलैरिटी इज कमिंग डाउन लाइक दिस। दिल्ली रिटेन कर पाएंगे फिर कभी? दिल्ली हम जीतेंगे। दिल्ली आप आज चुनाव करा लो, हम जीत जाएंगे। चलिए, लंबा समय दिल्ली चुनाव में, जब आने वाले होंगे तब दोबारा आपसे चर्चा करेंगे संगठन के स्तर पे किया भी क्या। बाकी बहुत लंबी बातचीत हुई है और मज़ा आ रहा था, इसलिए बातचीत हुई है। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा सुन के। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ जी चर्चा करने के लिए बहुत थैंक यू।